हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में, और 6वीं से लेकर 12वीं तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं। साथ ही साथ अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हिंदी माध्यम में हम जिन बोर्ड्स को कवर करते हैं वो बोर्ड्स हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इन सभी बोर्ड्स में आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कहा था कि 11वीं में आप लोगों को 3 बुक पढ़नी होती हैं, 2 बुक थ्योरी की और 1 बुक प्रैक्टिकल की। तो हम लोग प्रैक्टिकल की बुक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और प्रैक्टिकल की बुक में हम लोगों को जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है मानचित्र का परिचय। तो मानचित्र का परिचय इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत से टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज और एमआईक्यूज से संबंधित वीडियोस भी बना ली थी। आज की इस वीडियो में हम लोग मानचित्र का परिचय, ये जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है, इसका कंप्लीट 1 शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, आप एंजॉय करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मानचित्र का परिचय। तो कुछ बेसिक बातें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो चैप्टर में लिखी हुई हैं कि पृथ्वी का आकार जियोइड होता है तथा ग्लोब के द्वारा इसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, पृथ्वी का जो आकार है, जनरली हम लोग बोलते हैं कि भाई पृथ्वी जो है वो गोल है, लेकिन पृथ्वी का जो आकार है वो पूर्ण रूप से गोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो ऐसा देखा गया है कि जो ध्रुव है, हमारी पृथ्वी जो है वो ध्रुवों से चपटी है, ध्रुवों से दबी हुई है, और जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ये पृथ्वी जो है वो उभरी हुई है, और अपना ही एक यूनिक शेप जो है वो पृथ्वी धारण करती है। और इस शेप को, चूंकि हमारी पृथ्वी एक यूनिक शेप धारण करती है, इसलिए हम इस शेप को बोलते हैं भू-आब। क्या बोलते हैं? भू-आब। और इसी शेप को इंग्लिश में बोला जाता है जियोइड। याद रखिएगा, इसी शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? जियोइड। तो अपनी पृथ्वी का एक अपना ही खुद का एक शेप है जिसे हम भू-आब या जियोइड शेप बोलते हैं। अब पूरी पृथ्वी हमारी तो बहुत बड़ी है ना। हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है, और उसका ही एक मॉडल अगर हम लोगों को प्रस्तुत करना हो तो उसका हुबहू मॉडल जो प्रस्तुत करता है उस वस्तु को जो है हम लोग ग्लोब कहते हैं। क्या बोलते हैं? उस वस्तु को हम लोग ग्लोब कहते हैं। ग्लोब लगभग वैसा ही होता है जैसी हमारी पृथ्वी होती है। तो हमारी पृथ्वी को प्रदर्शित करने के लिए एक वस्तु होती है जो हुबहू पृथ्वी के ही लगभग सभी महाद्वीप या महासागर या देशों को प्रदर्शित करती है। हमारी पृथ्वी पर जो भी है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोब कहते हैं। और ये जो हमारा ग्लोब होता है, याद रखिएगा, ये त्रिविम होता है, 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, ये ग्लोब क्या होता है? ये 3 डायमेंशनल होता है, त्रिविम होता है। इसे जनरली हम कागज पर नहीं बना सकते, है ना। ग्लोब को क्या हम कागज पर बना सकते हैं? नहीं, कागज पर हम लोग नहीं बना सकते। कागज पर हम मानचित्र बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं। तो उस बात पर भी हम लोग अभी आएंगे। तो पृथ्वी का आकार जियोइड या त्रिविम होता है, तथा ग्लोब के द्वारा इसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। दूसरी ओर मानचित्र में पूरी पृथ्वी और उसके किसी भाग को कागज पर चित्रित किया जाता है। इस प्रकार मानचित्र त्रिविम पृथ्वी की द्विविम प्रस्तुति है। इसी ग्लोब को अगर मैं कैंची लूं और कैंची से ऐसे बीच से क्या कर दूं? काट दूं, और इसको फैला दूं, तो ये जो प्रस्तुति होगी, इस प्रस्तुति को हम लोग मानचित्र कहेंगे। क्या कहेंगे? मानचित्र या मैप कहेंगे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और एक सर्व प्रमुख बात यह है कि जहां पर ग्लोब जो होता है वो 3 डायमेंशनल 3D में होता है, वहीं पर मानचित्र 2 डायमेंशनल यानी द्विविम होता है। मानचित्र में अगर हम लोग मानचित्र खींचे, आपके स्टडी टेबल के सामने लगाओ, कुछ इस तरीके से आप चिपका देते हैं, लेकिन ग्लोब को आप चिपका नहीं सकते। ग्लोब 3 डायमेंशनल होता है, उसमें 3 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और
Z अक्ष। लेकिन मानचित्र जो होता है उसमें दो ही अक्ष होते हैं, X अक्ष और Y अक्ष, इसलिए हम इसे द्विविम बोलते हैं। कुल मिलाकर ग्लोब की ही अगर हम लोग प्रस्तुति देखें जो 2 डायमेंशनल में होती है उसे हम मानचित्र कहते हैं। मानचित्र में भी हमारी पूरी पृथ्वी नजर आती है कि नहीं आती है, और पूरी पृथ्वी बस फ्लैट रूप में हम लोगों को नजर आती है। बस आप ऐसा समझ सकते हैं कि हम लोगों ने बीच से कैंची से जैसे ग्लोब को काट दिया हो, ठीक है। दूसरी ओर मानचित्र में पूरी पृथ्वी और उसके किसी भाग को कागज पर चित्रित किया जाता है। इस प्रकार मानचित्र त्रिविम पृथ्वी की द्विविम प्रस्तुति है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, जिसे मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मानचित्र प्रक्षेप क्या होता है, इस बारे में हम लोग पूरा विस्तृत चैप्टर पढ़ेंगे, जो चौथा चैप्टर होगा वो इस मानचित्र प्रक्षेप के बारे में ही संपूर्ण हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप लोग इतना याद रखिए, बस इस ग्लोब को मानचित्र के रूप में स्थापित कर देना, मतलब 3 डायमेंशनल प्रस्तुति को 2 डायमेंशनल में बदल देना, ग्लोब को मानचित्र में बदल देना, इसी को हम मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। क्या बोलते हैं? मानचित्र प्रक्षेप, अगर आप लोगों से परिभाषा पूछ ली जाए तो। पृथ्वी की सभी आकृतियों को उनके सही आकार एवं प्रकार में दिखाना असंभव है, इसलिए मानचित्र को मापनी के आधार पर घटाकर बनाया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। हमारी पृथ्वी का आकार तो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। हमारी पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। हम पूरी पृथ्वी को अगर एक मैप पर बनाते हैं, ठीक है, हमारी पृथ्वी को अगर हम एक छोटे से कागज मैप पर बनाते हैं तो हम लोगों को मापनी यानी स्केल की जरूरत होती है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या पूरी पृथ्वी इतने बड़े विशाल आकार को अगर हमें कागज पर शो करना है तो वो पॉसिबल है क्या? नहीं, असंभव है। इतना बड़ा कागज कहीं से आएगा क्या? नहीं आ सकता ना। मतलब हमारी पूरी पृथ्वी को अगर हमें मानचित्र यानी कागज पर, बिल्कुल A4 साइज के कागज पर, छोटे से कागज पर अगर हम लोगों को पूरी पृथ्वी को शो करना है, मतलब हम लोगों को एक चीज की जरूरत होती है और वो चीज होती है मापनी। ठीक है, मापनी यानी स्केल। अब ये स्केल क्या होता है, इसके बारे में तो हम लोगों को बहुत विस्तार में बातें करनी है। बस आप इतना समझ लीजिए, मापनी या स्केल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये कोई पेड़ है और मान लीजिए ये कोई पर्वत है। ठीक है, मान लीजिए धरातल में, एक्चुअल में ये कोई पेड़ है और ये पर्वत है, और इस पेड़ से इस पर्वत की दूरी, अगर आप धरातल पर देखें तो वो दूरी लगभग मान लीजिए 3000 किलोमीटर है। कितनी है? 3000 किलोमीटर। अब इस दूरी को अगर हम लोगों को मानचित्र पर बनाना है तो क्या हम 3000 किलोमीटर का कागज लेंगे? नहीं भाई, हम 3000 किलोमीटर का कागज नहीं लेंगे। हम एक स्केल की कल्पना कर लेंगे, मापनी की कल्पना कर लेंगे कि भैया हम ये मानेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर। हम क्या मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर। तो 2 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर हो जाएगा? 2000 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। 3 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 3000 किलोमीटर। ठीक है, कितना? 3 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 3000 किलोमीटर। अब इस पेड़ से इस पर्वत के बीच की दूरी कितनी है? 3000 किलोमीटर। अगर हमें मानचित्र पर इस पेड़ से इस पर्वत की दूरी बनानी है तो क्या हम 3000 किलोमीटर चल पाएंगे? नहीं, हम कितना चल लेंगे? 3 सेंटीमीटर चल लेंगे, और 3 सेंटीमीटर में हम लोग पेड़ और पर्वत बना लेंगे, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हम 3 सेंटीमीटर स्केल के अनुसार नाप कर जो है इन दोनों को व्यवस्थित कर लेंगे। और यहां समझाने के लिए कि कोई थर्ड पार्टी हम लोगों का मैप समझे, उस मैप को समझने पर उसको एक्चुअल में डिस्टेंस पता चल जाए, हम यहां पर लिख लेंगे कि यहां पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर है। तो वो स्केल से नाप लेगा ऐसे करके, और स्केल से नापने के बाद उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, मतलब एक्चुअल में इस पेड़ से इस पर्वत के बीच की दूरी 3000 किलोमीटर है। इसी को हम लोग स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केल। और याद रखिएगा, मानचित्र बनाने में सर्व प्रमुख जो चीज होती है ना, वो स्केल ही होती है। हम मन से नहीं बना सकते। हम मन से उत्तर अमेरिका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से, या एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से मन से हम लोग पास नहीं रख सकते। एक स्केल हम लोगों को रखना होता है, ताकि एग्जामिनर या कोई ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति होता है वो देख कर समझ जाए कि एक्चुअल में इनकी धरातल पर दूरी कितनी है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मज़ा आ रहा है ना वीडियो में? अगर वीडियो अच्छी लग रही है, मैं जो समझा रहा हूं आप तक पहुंच रहा है, तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं।
मानचित्र संपूर्ण पृथ्वी और उसके किसी भाग का समतल पृष्ठ पर समानीत मापनी द्वारा वर्णनात्मक, प्रतीकात्मक तथा व्यापीकृत निरूपण प्रस्तुत करता है। ये बहुत अच्छी बात है भाई। मानचित्र दरअसल होता क्या है, मानचित्र में पूरी पृथ्वी का हम लोग क्या करते हैं, समतल पृष्ठ पर जो है वो समानीत मापनी द्वारा वर्णनात्मक, प्रतीकात्मक और व्यापीकृत निरूपण प्रस्तुत करते हैं। मतलब इस मानचित्र के द्वारा, एक मानचित्र के द्वारा पूरी पृथ्वी का वर्णन हमें पता चल जाता है। यहाँ की इस पृथ्वी के कौन कौन से फीचर्स है, कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ नदियां हैं, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता चल जाती है मानचित्र को पढ़ने के बाद ही। बिना मापनी के खींची गई रेखाओं तथा बहुभुज को मानचित्र नहीं कहा जा सकता। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बिना मापनी के, बिना स्केल के जो बना देते हैं ना कि ये भारत है, ये अफ्रीका है, ये दरअसल आप सिर्फ एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए जो है वो आप बना देते हो, एग्जामिनर नंबर भी देता है। लेकिन अगर आप एक अच्छे भूगोलवेत्ता होंगे, अगर आप एक बहुत अच्छी जानकारी भूगोल की रखेंगे, तो आप मन से बिना नापे कभी मानचित्र नहीं बना सकते। अगर बिना नापे आप कोई चित्र बना रहे हैं, खासकर पृथ्वी का, अगर देशों का, तो वो मानचित्र तो नहीं होगा बिना मापनी या बिना स्केल का। वो क्या होगा, रेखा चित्र होगा। वो क्या होगा, रेखा चित्र। तो याद रखिएगा, रेखा चित्र और मानचित्र में डिफरेंस है। रेखा चित्र और मानचित्र में डिफरेंस है। रेखा चित्र में तो आप कितना भी डिस्टेंस रख दें दो जगह का, आप जयपुर का अगर मान लीजिए डिस्टेंस आप लोगों को दिल्ली से बताना है तो कितना भी आप डिस्टेंस रख दें, लेकिन अगर आप एक्चुअल में जयपुर का धरातल में अगर जयपुर से दिल्ली का डिस्टेंस निकालेंगे और उसी डिस्टेंस को स्केल में परिवर्तित करके आप कागज पर बनाएंगे तो वो मानचित्र कहलाएगा। लेकिन आप मन से कोई भी डिस्टेंस आप बना लेंगे तो वो मानचित्र नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, रेखा चित्र कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इस तरीके से आप लोगों ने मैप देखे होंगे एक कागज पर। तो ये कागज पर देख लीजिए कितनी बड़ी जगह, ये नई दिल्ली का मान लीजिए मैप है, पूरी नई दिल्ली का मैप आपने कागज पर बना लिया है। तो यहां पर मान लीजिए कोई एक जगह है जिसको बोल रहे हैं पहाड़गंज, और ये कोई जगह है जिसका नाम है करोल बाग। पहाड़गंज को करोल बाग से अगर हम लोगों को धरातल में देखें तो बहुत ज्यादा दूरी हम लोगों को देखने को मिलेगी, 25-30 किलोमीटर मान लीजिए दूर है। लेकिन स्केल पर या कागज पर तो हम 25-30 किलोमीटर नहीं बना सकते। हम क्या लेंगे, हम स्केल लेंगे, और यहां पर देख लीजिए एक स्केल जो है वो बनाया गया है। तो स्केल की मदद से अगर हम नापेंगे एक्चुअल में, उसे हम धरातल की दूरी में कन्वर्ट कर लेंगे और एक्चुअल दूरी हम लोगों को पता चल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानचित्र बनाने की अनिवार्यताएं। मतलब कौन कौन सी चीज जरूरी है अगर हम मानचित्र ड्रॉ करने जाते हैं, कौन कौन सी चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी होती है अगर हमें मानचित्र बनाना है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। सीधे एग्जामिनर आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछ सकता है कि भैया मानचित्र बनाने जा रहे हो तो पहले ये बताओ कि मानचित्र बनाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। उसी को हम लोग अनिवार्यताएं बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। मानचित्रों की विभिन्नता को देखते हुए उन सभी के बीच की समानता को समझने में हमें कठिनाई हो सकती है। भाई हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अगर मानचित्र बनाने लगा तो कभी जीवन में किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। मतलब कोई ना कोई हम लोगों को फॉर्मेट तो तय करना पड़ेगा ना, ताकि कोई भी अननोन व्यक्ति भी उस मानचित्र को देख ले तो उसको चीजें एक्चुअल धरातल पर क्या हो रही है समझ में आ जाए। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अगर मैप बनाने लगा तो फिर तो हो गई बात। मानचित्र कला, मानचित्र बनाने की कला एवं विज्ञान है। भाई मानचित्र बनाना हंसी खेल नहीं है, ये क्या है, एक कला है, एक आर्ट है, और साथ ही साथ साइंस है, क्योंकि यहां पर स्केल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सभी प्रकार के मानचित्रों को बनाने का प्रक्रम या विधि जो है वो सर्वनिष्ठ होती है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि मानचित्रों के लिए अनिवार्य ये प्रक्रम निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी चीजें जो हैं वो मानचित्र बनाने में उपयोग हम लोगों को ध्यान में जो है वो रखनी पड़ती है। सबसे पहले हम लोगों को ध्यान में रखना होता है मापनी, दूसरे नंबर पर मानचित्र प्रक्षेप, तीसरे नंबर पर मानचित्र व्यापकीकरण, चौथे नंबर पर मानचित्र अभिकल्पना, और पांचवें नंबर पर है मानचित्र का निर्माण तथा प्रस्तुति। अब ये पांचों चीजें क्या होती हैं हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। हालांकि मापनी के बारे में ये फर्स्ट टॉपिक जो है इसके बारे में तो मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बता ही चुका हूं। एक बार अब लोग हम यहां पर विस्तार से देख लेते हैं कि मानचित्र मापनी यानी स्केल क्या होता है।
उम्मीद करता हूं आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मज़ा आ रहा है ना वीडियो में। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बिना हिचके पूछ लेना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, मैं जो समझा रहा हूं आप तक पहुंच रहा है, तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। चलिए तो हम लोग मानचित्र मापनी या स्केल के बारे में समझ लेते हैं। सभी मानचित्र लघुकरण होते हैं। भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, सभी मानचित्र लघुकरण ही तो होते हैं, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ थोड़ी ना है। अगर हमें पूरी पृथ्वी का, सौरमंडल का भी अगर हम लोगों को मैप बनाना हो तो वो लघु रूप में ही बनाएंगे। अगर हमें मानचित्र पर जयपुर से दिल्ली का डिस्टेंस, भोपाल से मान लीजिए ग्वालियर का डिस्टेंस बताना है तो लघु रूप में ही हम बता सकते हैं। इतना बड़ा कागज तो हम खींचेंगे नहीं कि बिल्कुल भोपाल से शुरू होकर जो कागज ग्वालियर तक जा रहा हो। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। मानचित्र बनाने के लिए सबसे पहले मापनी के विषय में निर्णय लेना होता है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि मानचित्र बनाने के लिए सबसे पहले मापनी के विषय में निर्णय लेना होता है। मापनी का चयन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। ये मापनी का जो चयन है ना, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। किसी मानचित्र की मापनी इस बात को निर्धारित करती है कि उस मानचित्र में कितनी सूचनाओं, विषय वस्तु एवं वास्तविकताओं का समावेश किस हद तक किया गया है। तो अगर हम स्केल को बहुत अच्छे से चुनते हैं ना, तो हम वास्तविकता तक पहुंच सकते हैं। आपके मानचित्र को देखकर कोई व्यक्ति एक्चुअल में डिस्टेंस निकाल सकता है। पता है, आज तो बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी जो है वो आ गई है। आज आप मान लीजिए कहीं घूमने जाते हैं, आप सोचते हैं कि मैं भोपाल में हूं, भोपाल से मैं कार से दिल्ली जाना चाहता हूं। आप गूगल मैप पर डिस्टेंस डालते हैं, तुरंत 1 सेकंड में डिस्टेंस आ जाता है, पूरा मैप आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाता है। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। पहले मानचित्र के माध्यम से ही डिस्टेंस एक्चुअल में कैलकुलेट किए जाते थे। ठीक है, उदाहरण के लिए चित्र विभिन्न मापनी वाले मानचित्रों तथा मापनी में बदलाव के बाद आए सुधारों के बीच की तुलना को प्रस्तुत करता है। तो कुछ इस तरीके का चित्र आप लोगों को देखने को मिलता है जब एक्चुअल में आप मैप जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए कि मापनी का प्रभाव जो है वो कितना होता है। ये बिना मापनी का कोई चित्र है और इसके बाद अगर हम सही तरीके से डिस्टेंस निकालते हैं तो मापनी के बाद जो है ये वाला चित्र देखने को मिलता है। हालांकि ये चीज आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, मैं एक बार आप लोगों को शॉर्ट में जो है वो बता दे रहा हूं, देख लीजिए। ठीक है, क्या होता है, चलिए वो दोनों चित्र भूल जाइए। अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक शहर है जिसका नाम है जयपुर और कोई एक दूसरा शहर है जिसका नाम है कोलकाता। ठीक है, दो शहर हैं, ये शहर ए है, ये शहर बी है, ये है जयपुर और ये है कोलकाता। दो शहर हैं। अगर जयपुर को कोलकाता से अगर हम एक्चुअल में दूरी नापेंगे, ठीक है, एक काल्पनिक चीज मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि एकदम गूगल ही करने लगे कि सर ने तो जयपुर से कोलकाता की दूरी जो है इतनी बता दी। नहीं, मैं एक काल्पनिक आप लोगों के लिए फिगर बता रहा हूं कि मान लीजिए जयपुर से कोलकाता के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 4000 किलोमीटर है। मान लिया हमने कि जयपुर से एक्चुअल में दूरी कितनी है, 4000 किलोमीटर है। तो हमें अगर मैप पर शो करना है कि ये दूरी 4000 किलोमीटर है और किसी व्यक्ति को मैप को पढ़ने से ही पता चल जाए कि हाँ ये दूरी 4000 किलोमीटर है, तो हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर, हम मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर जो है वो 1000 किलोमीटर है। कितना? 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर है, हम ऐसा मान लेंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर। तो आप मुझे बताइए, अगर हमें 4000 किलोमीटर का डिस्टेंस बताना है तो कितनी दूरी जयपुर और कोलकाता के बीच रखनी होगी? हम कितनी दूर रखेंगे? हम 4 सेंटीमीटर दूर रखेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 तो 4 सेंटीमीटर बराबर 4000। इसलिए हम ए और बी को, मतलब एक्चुअल में अगर हम लोगों को कोई दो जगह बतानी है, कौन कौन सी, कोलकाता और जयपुर, तो हम लोगों को ए और बी को कितनी दूर रखना होगा? हम लोगों को 4 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। स्केल से अगर हम 4 सेंटीमीटर नाप लेंगे तो एक्चुअल में हमें 4000 किलोमीटर दूर है, इस बात की जानकारी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब हम लोग मानचित्र प्रक्षेप के बारे में समझ लेते हैं कि मानचित्र प्रक्षेप क्या होता है। तो पहली अनिवार्यता हम लोगों ने देख ली, स्केल यानी मापनी, और दूसरी अनिवार्यता है मानचित्र प्रक्षेप यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्शन। देख लीजिए क्या होता है ये। मानचित्र पृथ्वी की त्रिविम सतह का कागज की समतल सतह पर दी गई एक सरल प्रस्तुति है
सभी ओर से वक्रित जियोइड की सतह का चपटी सतह पर प्रदर्शन मानचित्र कला प्रक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। तो अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि मानचित्र प्रक्षेप या प्रोजेक्शन क्या होता है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि जो जियोइड शेप है या त्रिविम शेप जो पृथ्वी का होता है, उसे अगर हम मानचित्र या 2D शेप में प्रदर्शित करते हैं, तो यही कला जो है वो मानचित्र प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन कहलाती है। इस प्रकार के मूलज परिवर्तन के कारण जियोइड के वास्तविक स्वरूप की दिशाओं, दूरियों, क्षेत्रों तथा आकारों में अपरिहार्य परिवर्तन होते हैं। भाई ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम मान लीजिए जियोइड शेप या ग्लोब को मानचित्र के रूप में बदलते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है बहुत सी चीजें बदल जाएंगी, दिशाएं बदल जाएंगी, दूरियां बदल जाएंगी, क्षेत्र बदल जाएंगे, उनके आकार बदल जाएंगे। भाई ग्लोब पर जो आकार है अगर हम मानचित्र पर देखेंगे तो आकार बदल जाएगा, दिशाएं बदल जाएंगी, डेफिनेटली बदलेंगी वो तो इन बातों का भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इनमें परिवर्तन हो जाता है और उस परिवर्तन को हम स्वीकारते भी हैं, हम बनाते भी इस तरीके से हैं ताकि वो परिवर्तन जो हैं वो हम लोग उस मानचित्र में निहित कर लें। एक गोलाकार सतह को समतल सतह पर दर्शाने की प्रणाली को प्रक्षेप कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर आप लोगों से परिभाषा पूछ ली जाए, ठीक है। तो गोलाकार सतह को समतल सतह पर बनाने की जो प्रणाली या दर्शाने की जो प्रणाली है, इसे ही प्रक्षेप कहते हैं। इसलिए प्रक्षेपों का चयन, उपयोग तथा निर्माण मानचित्र बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और हम अब लोग जो है वो देख लेते हैं मानचित्र व्यापकीकरण, ठीक है, जिसका मतलब होता है जनरलाइजेशन। तो प्रत्येक मानचित्र एक निश्चित उद्देश्य के साथ बनाया जाता है, ये तो हम लोगों को पता ही है। भाई हर एक मानचित्र का एक उद्देश्य होता है। जब आप मानचित्र बनाते हैं, एग्जामिनर अगर आप लोगों से बोलता है कि भाई भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्णन करें, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। तो एग्जामिनर अगर आप लोगों से पूछता है कि भाई मानचित्र बनाने के वो प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन करें जो भारत में पाई जाती है, तो आप मैप बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? फिर आप इस तरीके से बनाते हैं कि यहां पर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलेंगे, यहां पर कटीले वन मिलेंगे, यहां पर अनूप वन मिलेंगे, यहां पर पर्णपाती वन मिलेंगे। आप बताते हैं कि नहीं बताते हैं? डेफिनेटली आप बताते हैं। मतलब कोई उद्देश्य के साथ आपने मानचित्र बनाया है और वो उद्देश्य आप लोगों का क्या है कि मुझे मानचित्र पर प्राकृतिक वनस्पति को बताना है। बस इसी को हम जनरलाइजेशन यानी व्यापकीकरण कहते हैं। तो प्रत्येक मानचित्र एक निश्चित उद्देश्य के साथ बनाया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्य उद्देश्य वाला मानचित्र क्या होगा? जो उच्चावच, अपवाह, वनस्पति, बस्ती, परिवहन के साधन आदि जैसी सामान्य सूचनाओं को दर्शाता है। इसी प्रकार विशेष उद्देश्य वाला मानचित्र एक या एक से अधिक चयनित विषय वस्तु जैसे कि जनसंख्या घनत्व, मिट्टी के प्रकार, उद्योगों की स्थिति से संबंधित जानकारी को दर्शाता है। कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें मानचित्र व्यापकीकरण में दो प्रकार के मानचित्र होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य वाले और दूसरा विशेष उद्देश्य वाले। सामान्य उद्देश्य वाले मानचित्रों में हम क्या बताते हैं? हम वनस्पति, बस्ती, परिवहन, अपवाह, उच्चावच इनको बताते हैं। और जो विशेष उद्देश्य वाले मानचित्र होते हैं उनमें हम जनसंख्या घनत्व, मिट्टी के प्रकार, उद्योगों की स्थिति इनको बताते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। पहली चीज हम लोगों ने देखी मापनी, दूसरी चीज हम लोगों ने देख लिया मापनी प्रक्षेप, मानचित्र प्रक्षेप, और तीसरा हम लोगों ने देख लिया मानचित्र व्यापकीकरण। अब मानचित्र व्यापकीकरण में एक चीज और हम लोगों को ध्यान रखना पड़ती है कि यह आवश्यक है कि मानचित्र के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसकी विषय वस्तु को सावधानी पूर्वक नियोजित किया जाए। हम लोगों को जब मानचित्र बनाना होता है तो उसका उद्देश्य ध्यान में ही रखना होता है कि किस उद्देश्य से हम लोग मानचित्र बना रहे हैं। क्योंकि मानचित्रों को एक निश्चित उद्देश्य के लिए लघुकृत मापनी पर तैयार किया जाता है, इसलिए मानचित्रकार का तीसरा कार्य मानचित्र की विषय वस्तु को व्यापकीकृत करना होता है। कहने का मतलब यह है कि हमें मानचित्रों को लघुकृत मापनी पर तैयार करना होता है। लघुकृत मापनी मतलब अब मान लीजिए पर्वत, पठार, नदियां हम बनाएंगे तो एक्चुअल में साइज में तो वो बहुत बहुत बड़े हैं, हमको उनको छोटा करके बताना होता है, तो किसी न किसी रेशो का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हमें लघुकृत मापनी का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसा करते समय एक मानचित्रकार को चुनी गई विषय वस्तु से संबंधित सूचनाएं, आंकड़ों को एकत्र करके आवश्यकता अनुसार उनको सरल करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक बात है कि बहुत बड़ी चीज को अगर हमें छोटे कागज पर उतारना होता है तो हमें लघुकृत मापनी का प्रयोग करना होता है, और ऐसे करते समय हमें बहुत सी सावधानियों का ध्यान भी रखना होता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड क्लियर हो गई होगी। चलिए
अब हम लोग देख लेते हैं चौथी अनिवार्यता, वो है मानचित्र अभिकल्पना यानी मैप डिजाइन। ठीक है, यह भी एक अनिवार्य पहलू है जब हम मानचित्र बनाते हैं। मानचित्रकार का चौथा महत्वपूर्ण कार्य है मानचित्र अभिकल्पना। इसमें मानचित्रों की आलेखी विशेषताओं को योजनाबद्ध किया जाता है, जिसमें शामिल है उचित संकेतों का चयन, उनके आकार एवं प्रकार, लिखावट का तरीका, रेखाओं की चौड़ाई का निर्धारण, रंगों का चयन, मानचित्र में मानचित्र अभिकल्पना के विभिन्न तत्वों की व्यवस्था और रूढ़ चिन्ह। अगर आप लोगों को यह पैराग्राफ समझ में नहीं आया है तो मैं दूसरे तरीके से आप लोगों को समझा देता हूं। आपने अक्सर अपनी ही एनसीईआरटी की बुक में जो आप लोगों को दो बुक दी गई है, एक भारत का भौतिक पर्यावरण और दूसरी जो बुक है जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें मान लीजिए किसी भी चैप्टर में आप जाएंगे, जिस चैप्टर में या 12वीं में जब भी आप पढ़ेंगे तो मान लीजिए आपको लौह अयस्क खदानों के बारे में आप लोगों को मैप पर इंफॉर्मेशन दी गई है। जहां पर भारत में अगर हम लोगों को मैप पर यह बताना है कि लौह अयस्क खदानें कहां पर हैं, तो एनसीईआरटी की बुक में अक्सर आप देखेंगे कि लौह अयस्क खदानों के लिए ये बार बार लौह अयस्क खदानें यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, मान लीजिए कहीं कहीं पर लौह अयस्क खदानें हैं, उनको बताने के लिए हर बार यहां पर हिंदी में कोई वर्ड नहीं लिखे होंगे। अक्सर क्या बना होगा, अक्सर आप देखेंगे कि इस तरीके से कोई संकेत बने होंगे। फॉर एग्जांपल एक संकेत मान लीजिए मैं बना दे रहा हूं ट्रायंगल, एक ट्रायंगल मैंने यहां बना दिया, एक ट्रायंगल यहां बना दिया, एक ट्रायंगल यहां बना दिया, एक ट्रायंगल यहां पर बना दिया, त्रिभुज मतलब, और ये एक त्रिभुज मैंने यहां बना दिया, एक त्रिभुज यहां बना दिया, एक त्रिभुज यहां बना दिया, एक त्रिभुज यहां बना दिया, ये त्रिभुज बना दिए। फिर आप लोगों को पूरा मैप जो होगा ना, पूरा मैप वहां पर आप लोगों को यहां पर लिखा होगा, एक बॉक्स बना होगा कि त्रिभुज का मतलब होता है लौह अयस्क खदानें। तो मतलब जहां जहां त्रिभुज बने हैं आप समझ जाएंगे कि लौह अयस्क खदानों के बारे में बताया गया है। मतलब आपने क्या किया है, एक संकेत जो है उसका चयन किया है और उस संकेत के माध्यम से जो जो विषय वस्तु आप मानचित्र पर दिखाने जा रहे हैं उस संकेत के माध्यम से आप दिखा देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा। इसी तरीके से मान लीजिए आपको तांबे की खदानें दिखानी है या उद्योग बताने हैं, तो उद्योग के लिए मान लीजिए आप सर्कल का चयन करते हैं, तो जहां जहां गोला बना है मतलब वहां पर क्या है, उद्योग है। या आप कलर का चयन कर सकते हैं कि लाल कलर जो है वो लोहे की खदान को बता रहा है, पीला कलर जो है वो सोने की खदान को बता रहा है। तो अक्सर चिन्हों का, रूढ़ चिन्हों का या पटरियों को आपको बताना है तो इस तरीके से मान लीजिए ये लाइनें खिंची होती हैं यहां पर, तो फिर आपको बता दिया जाएगा कि इस लाइन का मतलब है रेल की पटरी। ठीक है, तो कुछ चिन्ह, रूढ़ चिन्हों का हमेशा प्रयोग किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैप डिजाइन। बहुत बेसिक बात है। ठीक है, अतः मानचित्र अभिकल्पना मानचित्र बनाने की एक जटिल अभिमुखता है जिसमें उन सिद्धांतों की गहन जानकारी की आवश्यकता होती है जो आलेखी संचार के प्रभावों को संनियमन करती है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी ना। हमने पढ़ा क्या है, हम लोगों ने मैप डिजाइन पढ़ा है और हम लोग मानचित्र निर्माण की अनिवार्यताओं के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। पांचवी और अंतिम अनिवार्यता है मानचित्र निर्माण तथा उत्पादन। मानचित्र निर्माण तथा उत्पादन का मतलब है कि आप लोगों को पता है कि पहले के समय में कंप्यूटर तो होता नहीं था। पहले के समय में मानचित्र कैसे बनाए जाते थे, पेन से बनाए जाते थे। ठीक है, खुद से आप डिजाइन करके ही बनाते थे पहले के समय में, लेकिन आज के समय में तो कंप्यूटर आ गया है। कंप्यूटर डिजाइनिंग के माध्यम से मानचित्र बन जाते हैं और इसी को हम मानचित्र निर्माण तथा उत्पादन कहते हैं। मैप कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन इसी को कहते हैं। तो मानचित्र कला प्रक्रम का पांचवा महत्वपूर्ण कार्य मानचित्रों को बनाना तथा उनका पुनर्उत्पादन करना है। पुराने समय में मानचित्र बनाने एवं उनके पुनरुत्पादन का कार्य किससे किया जाता था, हाथों से किया जाता। तो पहले तो हाथ का प्रयोग किया जाता था, कलम और स्याही से मानचित्र बनाकर उनको मशीनों द्वारा छापते थे पहले के समय में। किंतु हाल के समय में क्या हो रहा है कि मानचित्र बनाने तथा उनकी छपाई की तकनीकों में कंप्यूटर की सहायता मिलने के कारण मानचित्र निर्माण एवं पुनरुत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। तो कंप्यूटर की मदद से चीजें बहुत आसान हो गई हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये अनिवार्यताएं जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं ये सभी समझ में आ गई होंगी। 5 अनिवार्यताएं हैं और एक बिल्कुल कंप्लीट पैक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, कि भैया मानचित्र बनाने के लिए कौन कौन सी अनिवार्यताओं का ध्यान रखना होता है, बताइए। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, मजा आ रहा होगा वीडियो में, आ रहा है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अब जो दूसरा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो है मानचित्रण का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ
मैप मेकिंग। मतलब इतिहास में मानचित्र सबसे पहले किस सभ्यता ने बनाया था, किस व्यक्ति ने बनाया था, या फिर किस देश के लोगों के द्वारा बनाया गया था, हम लोगों को इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना होता है। शुरुआत से तो मानचित्र एकदम बने नहीं है, पहले के समय में कभी ना कभी तो किसी ना किसी व्यक्ति ने शुरुआत की होगी विश्व स्तर पर और भारत में भी। तो बस हम लोगों को इसी हिस्ट्री को जानना है। तो बहुत बेसिक बातें हैं, समझने जैसा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें बहुत सी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि किस व्यक्ति ने, किस देश ने सबसे पहले मानचित्र बनाया था, इसमें कैसे समझेंगे हम लोग, रटना ही पड़ेगा ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो मानचित्रण का इतिहास मानव के इतिहास जितना ही पुराना है, मतलब जितना मानव का इतिहास है उतना ही मानचित्र का इतिहास है। मतलब पहले के समय से ही लोग मानचित्र का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पुराना मानचित्र मेसोपोटामिया में पाया गया था, जो कि चिकनी मिट्टी की टिकिया से बना है और 2500 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो सबसे पहले अगर हम मानचित्रों का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहां पर मानचित्र बनाए जाते थे। किसका प्रयोग किया जाता था? चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, और ये बात जो है वो 2500 ईसा पूर्व की है। चित्र में विश्व का टॉलमी द्वारा निर्मित मानचित्र दिखाया गया है। आधुनिक मानचित्र कला की नींव अरब एवं यूनान के भूगोलविदों यानी ज्योग्राफर्स के द्वारा रखी गई है। तो यहाँ पर टॉलमी ने जो मानचित्र बनाया था उसके द्वारा प्रदर्शित किया गया कि टॉलमी ने किस तरीके से विश्व के मानचित्र की कल्पना की थी। हाँ, सबसे बेसिक मानचित्र है। आप सोचेंगे कि पता नहीं कैसा मानचित्र है, लेकिन ऐसा समझना नहीं है। शुरुआत में इतना ही मानचित्र बना लेना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर हम आधुनिक मानचित्र कला की बात करें तो इसमें हम लोगों को अरब और यूनान के जो ज्योग्राफर्स हैं, भूगोलविद हैं, उनका नाम मुख्य रूप से याद रखना है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आधुनिक मानचित्र कला की नींव किसने रखी थी, ठीक है। पृथ्वी की परिधि का माप तथा मानचित्र बनाने में भौगोलिक निर्देशांक की पद्धति के उपयोग जैसे कुछ महत्वपूर्ण योगदान यूनानी एवं अरब भूगोलवेत्ताओं द्वारा दिए गए थे। मतलब इन्होंने ही, अरब और यूनान के भूगोलवेत्ताओं ने ही कुछ निर्देशांकों का प्रयोग किया था, कुछ पद्धति जिसे हम वैज्ञानिक पद्धति ही बोल सकते हैं, उनका प्रयोग मानचित्र बनाने के लिए किया था। इसलिए हम इन्हें आधुनिक मानचित्र कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आधुनिक काल के आरंभ दौर में मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को पुनर्जीवित किया गया, जिसमें जियोइड को समतल सतह पर दर्शाने से होने वाले परिवर्तनों को कम करने का प्रयास किया गया। दरअसल वही है, ग्लोब या जियोइड शेप है, उसे अगर आप मानचित्र पर बनाएंगे, 2 डायमेंशनल में बनाएंगे, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होंगे। कई बार बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाते थे, लेकिन जैसे जैसे सभ्यताएं आगे बढ़ी, जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे तकनीकें आगे बढ़ी, इस परिवर्तन को कम करने का प्रयास किया गया। और आज के समय में वो जो मानचित्र हैं जो 2 डायमेंशनल में हमें दुकानों पर मिल जाते हैं, हमारे एटलस की बुक में जो है बन जाते हैं, उससे हम लोगों को बहुत हद तक एक्चुअल जानकारी पता चल जाती है। तो एकदम से नहीं बने हैं, धीरे धीरे उनका विकास हुआ है। सही दिशा, दूरी और क्षेत्रफल के परिशुद्ध माप के लिए विभिन्न प्रक्षेपों पर मानचित्रों को खींचा गया था। तो जो सही दिशा, दूरी और क्षेत्रफल का हमें अंदाजा लग सके मानचित्र के माध्यम से ही, इसके लिए ही मानचित्रों को खींचा गया था। एरियल फोटोग्राफी से सतह पर होने वाले सर्वेक्षणों के तरीकों को सहयोग मिला। अब जैसे जैसे एरियल फोटोग्राफी यानी वायु फोटोग्राफी होने लगी कि ऊपर अंतरिक्ष से हम लोग जो है जमीन की फोटो लेने लगे, तो मानचित्र बनाना थोड़ा आसान हो गया। अब पहले के समय में तो ऊपर से कैसी दिखती है हमारी धरती, कैसे दिखते हैं देश, कैसे उच्चावच नदियां, अपवाह तंत्र दिखते हैं, पर्वत पठार मैदान दिखते हैं, क्या पता ऊपर से। लेकिन पहले के समय में तो लोग जा जाकर ही जो है वो अनुभव करते थे, इसलिए मानचित्र जो है बहुत हद तक अच्छी जानकारी, सटीक जानकारी नहीं बता पाते थे। लेकिन आज के समय में एरियल फोटोग्राफी संभव है, अंतरिक्ष से ऊपर से हम लोग जमीन की फोटो ले पाते हैं, तो हमें कुछ हद तक सही जानकारी जो है वो पता लग जाती है। तो वायव या एरियल फोटोग्राफी से सतह पर होने वाले सर्वेक्षणों के तरीकों को सहयोग मिला तथा वायव फोटो के उपयोग ने 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में मानचित्र बनाने के कार्य को और भी अधिक तेज कर दिया। तो एरियल फोटोग्राफी से काम जो था वो तेज हो गया। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और भारत की अगर हम लोग बात करें, भारत में मानचित्र बनाने का कार्य वैदिक काल में ही शुरू हो गया था। वैदिक काल से ही भारत में मानचित्र बन रहे हैं। जब खगोलीय यथार्थता तथा ब्रह्मांड की रहस्योद्घाटन के प्रयत्न किए गए, तो वैदिक काल में भी बहुत से लोग थे जिन्होंने मानचित्र बनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। आर्यभट्ट, बराहमिहिर, भास्कर का नाम आप लोगों ने सुना होगा।
तो आर्यभट्ट, बराहमीर, भास्कर ये गणितज्ञ भी हैं, भूगोलवेत्ता भी हैं, ज्योतिषकार भी हैं। आर्यभट्ट, बराहमीर और भास्कर आदि के पौराणिक ग्रंथों में इन अभिव्यक्तियों को सिद्धांत या नियम निश्चित करने के रूप में दिखाया गया था। मतलब इन्होंने एक्चुअल मानचित्र तो नहीं बनाया, लेकिन मानचित्र बनाने के थोड़े बहुत नियम जरूर तय कर दिए थे। किसके नाम आपको याद रखना है? आर्यभट्ट, बराहमीर और भास्कर के। ठीक है। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने पूरे विश्व को 7 द्वीपों में बांटा था। जो प्राचीन विद्वान थे उन्होंने पूरे विश्व को 7 द्वीपों में बांटा था। ये बहुत बड़ी बात है। आज भी हम 7 महाद्वीपों की बात करते हैं। महाभारत में माना गया था कि यह गोलाकार विश्व चारों ओर से जल से घिरा था। तो महाभारत काल में ही इस बात की कल्पना की गई थी कि सब महाद्वीप जो हैं किससे घिरे हुए थे? जल से घिरे हुए थे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। टोडरमल का नाम आप लोगों को याद रखना है। टोडरमल अकबर के समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था। राजस्व वसूलने के काम में या राजस्व विभाग में टोडरमल का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। टोडरमल ने भू सर्वेक्षण तथा मानचित्र बनाने के कार्य को लगान वसूली प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बना दिया था। भाई टोडरमल के समय में, उस समय में अगर लगान वसूलना था तो किसी ना किसी व्यक्ति के पास मैप होना चाहिए, एक मानचित्र होना चाहिए, ताकि पता चल जाए कि ये जमीन किसकी है, किस राजा की है, किस व्यक्ति की है, ताकि लगान वसूला जा सके। ऐसे कहीं भी हम निकल जाएं और लगान वसूलने लगे, ऐसा तो संभव नहीं है ना। तो हर व्यक्ति से उसकी उपज के आधार पर, भूमि के आधार पर लगान वसूला जाता था, इसलिए मैप होना जरूरी था। और इस दिशा में टोडरमल ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। कुल मिलाकर आप ऐसा समझ सकते हैं कि उस समय का पटवारियों का अधिकारी हुआ करता था। कौन? टोडरमल। इसके अतिरिक्त शेरशाह सूरी के लगान मानचित्रों ने मध्यकाल में मानचित्र बनाने के कार्य को और अधिक समृद्ध बना दिया। तो शेरशाह सूरी आप लोगों को पता है, मुगल काल के समय शेरशाह सूरी हुमायूं को गद्दी से हटाकर कुछ समय के लिए जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। और उसने भी जो है मानचित्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पूरे देश के तत्कालीन मानचित्रों को बनाने के लिए गहन स्थलाकृतिक सर्वेक्षण 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना के साथ किया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम आधुनिक मानचित्रों की तरफ बढ़ जाते हैं। तो देश के तत्कालीन मानचित्रों को बनाने के लिए गहन स्थलाकृतिक सर्वेक्षण जो है वो 1767 में जो है सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना के साथ शुरू हुआ था, और जिसके चरम बिंदु के रूप में 1785 में हिंदुस्तान का मानचित्र बनकर तैयार हुआ था। तो आप लोगों से वैकल्पिक प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण, कि भाई हिंदुस्तान का मानचित्र किस सन में सबसे पहले बनकर तैयार हुआ था? तो आप कहेंगे 1785 में हिंदुस्तान का मानचित्र बनकर तैयार हुआ था। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पैराग्राफ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज सर्वे ऑफ इंडिया विभिन्न मापनियों के आधार पर पूरे देश का मानचित्र तैयार करता है। तो आज सर्वे ऑफ इंडिया एक बहुत महत्वपूर्ण अथॉरिटी है, बॉडी है, जो मानचित्र, देश के विभिन्न भागों का मानचित्र तैयार करती है। तो उम्मीद करता हूं ये जो हम लोग मानचित्रों का इतिहास पढ़े हैं, यह आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। हिस्ट्री आप लोगों से पूछी जा सकती है, खासकर इससे वैकल्पिक प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी, मजा आ रहा होगा वीडियो में। तो 2 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तीसरा टॉपिक अब हम लोगों को पढ़ना है मापनी पर आधारित मानचित्रों के प्रकार, मतलब स्केल के बेसिस पर, मापनी के बेसिस पर मानचित्रों को कितने प्रकार में बांट सकते हैं, हम लोगों को यहां पर डिस्कस करना है। तो मापनी के आधार पर मानचित्रों को वृहद मापनी तथा लघु मापनी में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अगर हम मापनी के बेसिस पर मानचित्रों को बांटें तो कितने टाइप में बांट सकते हैं? वृहद मापनी और लघु मापनी। वृहद मापनी मानचित्रों में छोटे चित्रों को अपेक्षाकृत वृहद मापनी के द्वारा दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए स्थलाकृतिक मानचित्रों को 1:2.5 लाख, 1:50,000 अथवा 1:25,000 की मापनी पर बनाया जाता है, तथा गांव के मानचित्र एवं क्षेत्रीय प्लान को 1:4000, 1:2000 और 1:500 की मापनी पर दिखाया जाता है, जो बृहद मापनी के मानचित्र हैं। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, मापनी यानी स्केल के आधार पर क्या बोल रहे हैं हम लोग, कि 2 तरीके से हम लोग मानचित्र को वर्गीकृत करते हैं, एक वृहद मापनी, दूसरा लघु मापनी। ठीक है, एक है वृहद मापनी और दूसरा लघु मापनी। इसमें क्या होता है, वृहद में जो
छोटे एरिया है, लघु क्षेत्र है, जैसे कि जमीन है, मान लीजिए किसी की जमीन है, मैदान है छोटा, किसी का प्लॉट है, उसको दर्शाने के लिए वृहद मापनी का प्रयोग किया जाता है। और उसके लिए उन्होंने ये बताया है कि कैसे कैसे पैमाने हम लोग यूज करते हैं, गांव में कैसे पैमाने यूज होते हैं और शहर में कैसे पैमाने यूज होते हैं। बहुत आसान है, जैसे कि मान लीजिए किसी का खेत आप लोगों को बताना है, शहर में किसी का खेत बताना है, तो उसके लिए यह अनुपात का प्रयोग किया जाता है। कैसे कि 1 अनुपात बराबर होगा 2.5 लाख। ठीक है, 1 अनुपात बराबर होगा 2.5 लाख के। इसका मतलब यह है कि जो अगर हम एक इकाई दूरी मानचित्र पर चलते हैं तो एक्चुअल में वो धरातल पर कितनी दूरी के बराबर होगी, 2.5 लाख इकाई दूरी के बराबर होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मानचित्र पर हम 1 सेंटीमीटर चलते हैं तो एक्चुअल में धरातल पर वो दूरी कितनी है, वो 2.5 लाख सेंटीमीटर के बराबर है। या तो ये पैमाना आप मान सकते हैं, या फिर 1 अनुपात 50,000, मतलब मानचित्र की 1 इकाई दूरी धरातल के 50 इकाई की दूरी के बराबर है। मतलब अगर हम मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करते हैं या 1 मीटर की दूरी तय करते हैं, वैसे तो मानचित्र पर 1 मीटर हम लोग बहुत कम लेते हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करते हैं, तो वो एक्चुअल में धरातल में 50,000 सेंटीमीटर की दूरी के बराबर होगी। और गांव के लिए हम किस पैमाने या स्केल का प्रयोग करते हैं, 1 अनुपात 4000, 1 अनुपात 2000 और 1 अनुपात 500। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि गांव और शहर की मापनी में क्या डिफरेंस है, तो आप लोगों को ये अनुपात वो जो है वो मुख्य रूप से याद रखने हैं। दूसरी ओर लघुमान मानचित्र का उपयोग वृहद क्षेत्र को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे कि ये एटलस मानचित्र और भित्ति मानचित्र। तो जो लघुमान मानचित्र होते हैं 2 तरीके से हैं, नाम इनके जैसे अपोजिट हैं, लेकिन आप लोगों को मुख्य रूप से याद रखना है लघुमान मानचित्र। जो वृहद मानचित्र होते हैं उनमें छोटे एरिया को दिखाते हैं, और जो लघुमान मानचित्र है उनमें बड़े एरिया को दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एटलस होगी, आपने एटलस देखी होगी, उसमें तो बड़े बड़े महाद्वीप होते हैं, अपवाह तंत्र होते हैं, सड़कें होती हैं। भारत की प्रमुख अपवाह तंत्र मान लीजिए, आप लोगों को A4 साइज के पेपर में भारत के प्रमुख अपवाह तंत्रों के बारे में बताया गया है। जैसे कि मान लीजिए ये गंगा नदी है, यमुना नदी है, ये रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी है, ये महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। मान लीजिए इस तरीके से कोई मैप है भारत के अपवाह तंत्र को बताने के लिए। तो यहां पर हो क्या रहा है, वृहद क्षेत्र को किसको बताया जा रहा है, वृहद क्षेत्र को। ये ऑब्वियस सी बात है, गांव में प्लॉट का जो साइज है उससे तो बड़ा ही क्षेत्र है ना, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं वृहद क्षेत्र। तो लघुमान मानचित्र का उपयोग वृहद क्षेत्र को दर्शाने के लिए किया जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उदाहरण के लिए एटलस और भित्ति मानचित्र। एटलस तो आप सभी ने देखा है, एक बुक होती है जिसमें A4 साइज का पेपर, उसमें विभिन्न आप लोगों को मानचित्र देखने को मिल जाएंगे। दूसरा क्या होता है, भित्ति। भित्ति का मतलब होता है दीवार। आप लोगों ने देखा होगा क्लासरूम में या ऑडिटोरियम में या फिर जहां पर आप लोगों का प्रैक्टिकल होता होगा उस लैब में बहुत बड़े बड़े दीवार पर चित्र लगे होते हैं, भारत का मैप लगा होता है, फिजिकल हो, पॉलिटिकल हो, या फिर इसी तरीके से पूरे विश्व का मानचित्र लगा होता है। तो इन मानचित्रों को हम लोग भित्ति मानचित्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, भित्ति मानचित्र कहते हैं। तो मापनी के बेसिस पर हम लोगों ने मानचित्रों को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है, एक वृहद मापनी और दूसरा लघु मापनी। ये बात आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं, पहले मुझे ये बता दीजिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी, मजा आ रहा होगा वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो तुरंत वीडियो को लाइक करना है। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर अब हम लोग चलते हैं। वृहद मापनी मानचित्रों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। अगर हम वृहद मापनी मानचित्र की बात करें तो इसके भी 2 प्रकार होते हैं। एक, अगर हम भू संपत्ति का मानचित्र जारी कर रहे हैं, और दूसरा स्थलाकृतिक मानचित्र। भाई अगर हमें हमारे प्लॉट का मानचित्र बनाना है, अगर किसी के खेत का मानचित्र बनाना है, तो ये मानचित्र जो होते हैं, जो भूमि को संपत्ति समझते हैं, उसके लिए भू संपत्ति मानचित्र होता है, और दूसरा होता है स्थलाकृतिक मानचित्र, जिसमें छोटी छोटी स्थलाकृतियां, उच्चावच वगैरह जो हैं वो बताए जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग भू संपत्ति मानचित्र और स्थलाकृतिक मानचित्र क्या होते हैं उनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले जो है वो है भू संपत्ति मानचित्र, जिसको कैडेस्ट्रल मैप जो है इंग्लिश में बोलते हैं। और ये जो शब्द है ना कैडेस्ट्रल, ये जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा के कैडेस्ट्रे शब्द से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है क्षेत्रीय संपत्ति की पंजिका। इसका मतलब क्या होता है कैडेस्ट्रल का, क्षेत्रीय संपत्ति की पंजिका। इन मानचित्रों को कृषि भूमि की सीमाओं का निर्धारण कर तथा नगरों में व्यक्तिगत या निजी मकानों के प्लान को दर्शाने तथा उनके स्वामित्व को दर्शाने के लिए किया जाता है। भाई भू संपत्ति मानचित्र में क्या होगा,
भूमि की संपत्ति, भूमि क्या है, संपत्ति है, और उसका मानचित्र बनाने के लिए भू संपत्ति मानचित्र होते हैं जिसको हम कैडस्ट्रल मैप्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यदि आपने कोई प्लॉट खरीदा है तो प्लॉट का मैप आप लोगों के पास मिलता होगा। कभी आप प्लॉट खरीदेंगे, आप अगर गांव में रहते होंगे तो आपके खेत का मैप आप लोगों के पास होगा। तो यही होते हैं भू संपत्ति मानचित्र, जिसमें किसी व्यक्ति का मकान है, निजी मकान है, उसका यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति की कृषि भूमि है, उसका मानचित्र जो है वो दिखाई देता है या दर्शाया जाता है। यह मानचित्र सरकार द्वारा विशेष रूप से भूमि कर, लगान की वसूली एवं स्वामित्व का रिकॉर्ड रखने के लिए बनाए जाते हैं। तो इन मैप की जरूरत क्या होती है, आप लोग याद रखिएगा, ये मुख्य रूप से भूमि कर वसूलने के लिए, लगान की वसूली के लिए और स्वामित्व का रिकॉर्ड रखने के लिए बनाए जाते हैं। इस तरीके के मानचित्र सरकार के पास होते हैं, पटवारियों के पास होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा गांव में। ये मानचित्र वृहद मापनी पर बनाए जाते हैं, जैसे गांव का जो मानचित्र है वो 1:4000 की मापनी पर, और नगरों का जो मानचित्र है वो 1:2000 और इससे अधिक मापनी पर बनाया जाता है। 1:4000 का मतलब क्या होता है कि मानचित्र की जो एक इकाई दूरी है वो धरातल की 4000 की दूरी कहलाएगी, और अगर हम नगरों की बात करें तो मानचित्र की एक इकाई दूरी नगरों की 2000 इकाई की दूरी को बताएगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को भू संपत्ति मानचित्र के बारे में ये बात क्लियर हो गई होगी। याद रखिएगा, ये वृहद मापनी पर आधारित मानचित्र है। दूसरा मानचित्र भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा मानचित्र है स्थलाकृतिक मानचित्र, जिसको हम बोलते हैं टोपोग्राफिकल मैप्स। तो ये मानचित्र भी साधारणतः वृहद मापनी पर ही बनते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र परिशुद्ध सर्वेक्षणों पर आधारित होते हैं तथा मानचित्रों की श्रृंखला के रूप में विश्व के लगभग सभी देशों की राष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो ये वाले जो मैप हैं वो सभी देशों की जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं ना, वो इस तरीके के मैप जरूर बनाती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं स्थलाकृतिक मानचित्र। उदाहरण के लिए भारत का जो सर्वेक्षण विभाग है वो पूरे देश के स्थलाकृतिक मानचित्रों को 1:2.5 लाख, 1:50,000 और 1:25,000 की मापनी पर व्यक्त करता है। ये अनुपात में कंफ्यूज नहीं होना है। अगेन मैं लास्ट बार बता दे रहा हूं कि अनुपात क्या होता है कि मानचित्र की एक इकाई दूरी एक्चुअल में धरातल की 2.5 लाख दूरी के बराबर होगी। जैसे हमें मान लीजिए इस पर्वत से इस पेड़ की दूरी बतानी है, तो मान लीजिए हम इस मानचित्र पर अगर हम दूरी बताएंगे तो इनकी जो अनुपात होगा दूरियों का वो कितना होगा, 1:2.5 लाख। ठीक है। इन मानचित्रों में स्थलाकृतिक जानकारियां होती हैं, जैसे कि आकृति, अपवाह तंत्र की जानकारी होती है, जैसे कि नदियां, पर्वत, पठार, इनकी जानकारी होती है, कृषि भूमि की जानकारी होती है, वन, बस्ती, परिवहन के साधनों की जानकारी होती है, स्कूलों की स्थिति की जानकारी होती है, डाकघरों और अन्य सेवाओं की सुविधाओं को दर्शाने के लिए समान रंगों तथा प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत बेसिक बात है कि अगर हम लोगों को स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने होते हैं तो उनमें हम लोग कौन कौन सी जानकारियों का या किन किन चीज़ों का समावेश करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर मापनियों की सूचनाओं पर आधारित मापनियों का प्रभाव आप लोगों को बताया गया है। वैसे ये मैप कोई काम के नहीं है, आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। तो हम लोगों ने वृहद जो मानचित्र हैं उनके बारे में समझ लिया है, जो 2 प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने सबसे पहले देखा भू संपत्ति मानचित्र जो वृहद मापनी पर आधारित है, भू संपत्ति मानचित्र। दूसरा हम लोगों ने देखा स्थलाकृतिक मानचित्र। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं लघुमान मानचित्रों के बारे में। ठीक है, अब हम लोग लघुमान मानचित्रों के बारे में देख लेते हैं। तो लघुमान मानचित्रों को निम्नलिखित वर्गों में हम लोग वर्गीकृत करते हैं। पहला कौन सा होगा, भित्ति मानचित्र, और दूसरा एटलस मानचित्र। भित्ति मानचित्र अब भी मैंने बताया जो दीवार पर चिपके होते हैं, या आप लोगों को पता है जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हैं स्कूल में या लैब जो होती है उसमें चिपके होते हैं। तो भित्ति मानचित्र हम लोग देख लेते हैं। यह मानचित्र सामान्यतः बड़े आकार के कागज या प्लास्टिक पर बनाया जाता है, जिसका उपयोग कक्षा या व्याख्यान कक्ष, जहां पर जो बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं वहां पर ये मानचित्र लगे होते हैं, और इसकी मापनी स्थलाकृतिक मानचित्र से लघु लेकिन एटलस मानचित्र से वृहद होती है। तो इन मानचित्रों के बारे में खास बात क्या होती है कि ये तो आप लोगों को मुख्य रूप से याद ही रखना है कि ये कहाँ होते हैं। ये कक्षाओं में होते हैं, जब आप पढ़ते होंगे तो क्लास में लगा होगा मानचित्र। ये व्याख्यान कक्ष, जहाँ पर सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े सेमिनार हॉल होते हैं, वहां पर ये मानचित्र होते हैं। और सबसे प्रमुख बात यह है कि ये जो मानचित्र होते हैं, कौन से, भित्ति मानचित्र, ये जो मानचित्र हैं ये स्थलाकृतिक मानचित्र जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, जहां पर अपवाह तंत्र, उच्चावच की जानकारी होती है, उससे ये छोटे होते हैं।
लेकिन एटलस जो मानचित्र होते हैं उनसे बड़े होते हैं, क्योंकि एटलस मानचित्र तो भाई एक A4 साइज की बुक होती है पेपर, उसमें एटलस में बहुत सारे चित्र बने होते हैं, आपके हाथ में ही वो बन जाती है, उससे तो बड़े ही होते हैं ना जो दीवार पर मानचित्र चिपके होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मजा आ रहा है कि नहीं वीडियो में? चलिए मुझे बताइए अगर चीजें समझ में आ रही हैं। बहुत आसान है, अगर आप सीक्वेंस में पढ़ते चलते हैं तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती। उम्मीद करता हूं वीडियो में मजा आ रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो यहां हम लोगों ने भित्ति मानचित्र देख लिया, अब हम लोग एटलस मानचित्र के बारे में चीजें समझ लेते हैं। तो एटलस मानचित्र लघुमान मानचित्र हैं। ये मानचित्र बड़े आकार वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं तथा भौतिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टताओं को सामान्य तरीके से दर्शाते हैं। आप सभी ने स्कूल टाइम में या कभी ना कभी एटलस जरूर देखा होगा। एटलस में आप लोगों ने देखा है कि कैसे एक A4 साइज की बुक के अंदर जो है मानचित्रों को प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें ना केवल भौतिक अपितु सांस्कृतिक विशिष्टताएं भी होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्वत, पठार, नदियां, मैदान होंगे, उसके अतिरिक्त अगर हम जनसंख्या का पैटर्न देखें तो ये भी सांस्कृतिक विशिष्टताएं जिसको मैं बोल रहा हूं, ये एटलस में शामिल होते हैं। एटलस मानचित्र विश्व, महाद्वीपों, देशों या क्षेत्रों की भौगोलिक जानकारियों के आलेखी विश्वकोश हैं। तो कुल मिलाकर ये क्या होते हैं? डिक्शनरी आप समझ सकते हैं एटलस को, जहां पर भूगोल से संबंधित और भूगोल में भी विश्व, महाद्वीप, देशों और क्षेत्रों की भौगोलिक जानकारियों का समावेश होता है। सही तरीके से देखने पर यह मानचित्र हमें स्थिति, आकृति, अपवाह, जलवायु, वनस्पति, नगरों एवं शहरों के वितरण, जनसंख्या, उद्योगों की स्थिति, परिवहन तंत्र, पर्यटन, धरोहरों आदि के संबंध में सामान्य जानकारी प्रदान करते हैं। तो कभी भी आप लोगों ने एटलस जो है वो बुक देखी होगी तो उसमें इंडेक्स में आप देख पाएंगे खुद ही कि क्या क्या कौन कौन सी जानकारी उस एटलस में शामिल है। तो आपको अपवाह के बारे में भी चीजें पता चलेंगी, आपको नदियों, पर्वतों, पठारों की आकृतियां, उन जलवायु क्षेत्रों के बारे में वर्णन पता चलेगा, वनस्पति, नगरों की स्थिति, जनसंख्या पैटर्न, इन सब की जानकारी आप लोगों को एटलस में आसानी से हो जाएगी। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ भौगोलिक जानकारियां भी एटलस में शामिल होती हैं, जहां पर मुख्य रूप से जानकारियां आप लोगों को बताई गई हैं कि कौन कौन सी जानकारियां एटलस में हमें मिल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मानचित्रों को उनके प्रकार के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक राजनैतिक मानचित्र एक महाद्वीप या देश के प्रशासनिक विभाजनों को दर्शाने का काम करता है, तथा एक मृदा मानचित्र विशिष्ट प्रकार की मृदाओं के वितरण को दर्शाता है। कुल मिलाकर ये बोला जा रहा है कि मानचित्र में हमें कई बार जो है उनके प्रकार, यानी कि किस उद्देश्य से मानचित्र बनाया जा रहा है, किस चीज को बता रहे हैं मानचित्र में, इसे हम प्रकार्य बोलते हैं। तो प्रकार्यों से संबंधित जानकारी भी मानचित्र में बहुत आसानी से पता चल जाती है। जैसे कि मृदा से संबंधित जानकारी अगर किसी एटलस में है, जैसे कि भारत में अगर हम लोग देखेंगे कि भाई एटलस के आप इंडेक्स में देखेंगे कि जहां पर हम लोग को मृदा के संबंध में जानकारी चाहिए, तो आप देखेंगे कि भारत का में कुछ इस तरीके का एटलस आप लोगों को देखने को मिलेगा मृदा का, जिसमें जो है जैसे काली मिट्टी बताई जा रही है, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है वो काली मिट्टी यहाँ पर लिखी होगी, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी लिखी होगी, बनी होगी, कलर पुता होगा, कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से रेतीली मिट्टी यहाँ पर होगी, डेल्टाई मिट्टी यहाँ पर होगी, लेटेराइट मिट्टी यहाँ पर होगी। तो अलग अलग तरीके से आप लोगों को मिट्टी का विभाजन देखने को मिलेगा। प्रशासनिक विभाजन के लिए अगर हम लोग राजनीतिक मानचित्र की बात करें तो प्रशासनिक विभाजनों का जिक्र वहां पर होगा। तो कुल मिलाकर राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौतिक सारी जानकारियां हमें एटलस में मिल जाती हैं अगर हम प्रकारों के आधार पर वर्गीकरण करें तो। व्यापक रूप से मानचित्रों को उनके प्रकार के आधार पर भौतिक मानचित्र एवं सांस्कृतिक मानचित्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब अगर हम भौतिक मानचित्र की बात करेंगे तो उसमें भौतिक विशेषताओं का वर्णन होगा, जैसे कि मृदा क्या है, एक भौतिक विशेषता है। इसी तरीके से अगर हम सांस्कृतिक मानचित्रों का वर्णन करेंगे तो हो सकता है एक मानचित्र में त्योहारों का वर्णन हो, मेलों का वर्णन हो कि भाई पूरे भारत में किस किस जगह कौन कौन से फेमस मेले लगते हैं, तो वहां पर सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर यह है कि प्रकारों के आधार पर भी हम मानचित्रों को भौतिक और सांस्कृतिक में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और एक एक करके अब हम भौतिक मानचित्र और सांस्कृतिक मानचित्र जो हम लोगों ने प्रकार के आधार पर देखे हैं उनका वर्गीकरण भी पढ़ लेते हैं। तो भौतिक यानी फिजिकल चीजें कौन कौन सी होती हैं। अगर मानचित्र में उच्चावच का वर्णन है, उच्चावच का मतलब होता है ऊंचे ऊंचे क्षेत्र, निचले क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, गहरी खाइयां, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उच्चावच बोलते हैं। कि कहीं पर अगर पर्वत हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर घाटियां हैं या पर्वत चोटियां हैं छोटी छोटी, या कहीं पर हमें जो है कुछ खड्ड देखने को मिल रहे हैं, तो ये सब क्या है, भौतिक विशेषताएं होती हैं और इन भौतिक विशेषताओं के आधार पर भौतिक मानचित्र इनका वर्णन प्रस्तुत करते हैं। इसी तरीके से मृदा, जैसा कि मैंने बताया, अपवाह का मतलब होता है कि जो पैटर्न है नदियों का उसे हम लोग अपवाह बोलते हैं, ड्रेनेज बोलते हैं। जलवायु से संबंधित तत्व भी हो सकते हैं कि किस जगह कौन सी जलवायु पाई जाती है। वनस्पति तो मैंने बता ही दिया है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है कि पर्णपाती वन है, कटीले वन है, कौन से वनों की बात हो रही है। ये सब विशेषताएं भौतिक मानचित्रों के अंतर्गत देखने को मिलती हैं, यानी फिजिकल मैप्स के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, नागपुर जो जिला है, नागपुर जिले में उच्चावच और ढाल के संबंध में वर्णन जो है वो प्रस्तुत किया गया है। अब आप कहेंगे सर कैसे, यहाँ पर तो हमें मैप में उच्चावच और ढाल देखने को नहीं मिल रही। भाई देखने को मिल रही है, यहाँ पर आप स्केल देखिए। स्केल क्या लिया गया है कि लेस देन 10, 10 to 20, 20 to 80, मतलब ये कुल मिलाकर स्लोप सी बता रही है, ढाल ही बताई जा रही है। मीटर पर किलोमीटर मतलब हर 1 किलोमीटर में कितने मीटर की स्लोप देखने को मिल रही है, यहाँ पर इस बॉक्स में बता रहे हैं और यहां पर चित्र भी प्रस्तुत हो जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। उच्चावच मानचित्रों की अगर हम बात करें तो उच्चावच में पर्वत आ जाते हैं, मैदान आ जाते हैं, पठार आ जाते हैं, अपवाह तंत्र आ जाते हैं। इनकी सामान्य स्थलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाता है। चित्र नागपुर जिले के उच्चावच तथा ढाल को दर्शाता है। जैसा कि मैंने बताया, इस चित्र में नागपुर जिले की विशेषताओं के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और दूसरा जो प्रकार के आधार पर जो हम लोगों ने वर्गीकरण देखना है भौतिक मानचित्र, उसमें एक देख लिया उच्चावच, दूसरा देख रहे हैं हम लोग भूगर्भीय मानचित्र, जियोलॉजिकल मैप्स। इसमें क्या होता है भाई, संरचनाएं, मतलब हमारी पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी शैल संरचनाएं मौजूद हैं, या फिर मैं शॉर्ट में कहूं कि पृथ्वी जिन जिन तत्वों से मिलकर बनी हुई है उसकी जानकारी यहां पर जो है वो देखने को मिलती है। तो ये मानचित्र भूगर्भीय संरचनाओं, शैल प्रकारों इत्यादि को दर्शाते हैं। जैसे कि चित्र, ये जो चित्र है नागपुर जिले के शैल और खनिजों का वितरण दर्शाता है। तो नागपुर जो जिला है वहां पर शैल का पैटर्न क्या है, खनिजों का पैटर्न क्या है, यहां पर इस चित्र में हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि कहीं पर अगर हम लोग देखें एल्यूवियम जो है हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये पिंक कलर जो देखने को मिल रहा है वो बेसाल्टिक रॉक का वर्णन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और कलर कॉम्बिनेशन की मदद से आप जो है सेग्रीगेट कर सकते हैं कि कैसे कौन कौन सी शैल जो है एक जगह पाई जाती हैं। तो यहाँ पर कलर के माध्यम से ही तो हमें पता चल रहा है कि ये शैल संरचना अलग है, ये शैल संरचना अलग है, और ये येलो कलर जहां जहां पोता हुआ है, कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो शैल संरचना पाई जा रही है सेम शैल संरचना यहां भी पाई जा रही है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड क्लियर हो गई होगी। तीसरा हम लोग देख लेते हैं जलवायु मानचित्र, यानी क्लाइमेटिक जोन के बारे में बताया जाता है। तो ये मानचित्र किसी क्षेत्र के जलवायु क्षेत्रों को दर्शाते हैं। और जलवायु में क्या शामिल होता है, मुख्य रूप से 2 चीजें तो शामिल होती ही हैं। वो है पहली चीज एक तापमान और दूसरी चीज है वर्षा। तापमान, वर्षा, बादल, सापेक्षिक आर्द्रता, वायु की दिशा और गति तथा मौसम के दूसरे तत्वों के वितरण को ये मानचित्र जो है वो बताता है। तो यहाँ पर एवरेज जो रेनफॉल होगी, वर्षा होगी, उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि नागपुर जिले की जो जलवायु दशाएं हैं, 1000 से नीचे 1000 से 1100 ये मिलीमीटर में बारिश दी गई है। एक्चुअली बिलो 1000 मिलीमीटर से कम बारिश जहाँ पर होगी, जहाँ पर 1000 से 1100 मिलीमीटर बारिश होगी, 1100 से 1200 मिलीमीटर होगी एंड सो ऑन। यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों को वर्षा, ये जो डार्क आप लोगों को हल्का, थोड़ा डार्क और सबसे डार्क, इस तरीके से जो बताया जा रहा है ये वर्षा का पैटर्न जो है वो बता रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर वर्षा कहीं पर बताई जा रही है तो आप लोगों को समझ जाना है कि वर्षा जलवायु का ही पार्ट होती है। ऐसे ही तापमान भी बता सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र कितना गर्म होता है, और यहाँ पर स्केल में आप लोगों को बता देंगे या कलर में बता देंगे कि भाई टेम्परेचर जो है वो किन किन क्षेत्रों का कौन कौन सा होता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मज़ा आ रहा है ना वीडियो में? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है
तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए अब हम मृदा मानचित्र की अगर हम लोग बात करें तो देख लीजिए, मृदा मानचित्र विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वितरण प्रस्तुत करता है। यहाँ पर देख लीजिए कि एकदम डार्क हरा पुता हुआ है कलर, मतलब कि ये डीप ब्लैक मतलब गहरी काली मिट्टी को बता रहा है। जहां पर इस तरीके से लगभग ऑरेंज कलर पुता हुआ है तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो एलुवियल सॉइल है मतलब जलोढ़ मिट्टी है वो कहां पर है, वो भी खासकर पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और कलर के माध्यम से आप बाकी चीजें शो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं अब आप मैप पढ़ना जो है वो आसानी से समझ गए होंगे। तो हम लोगों ने भौतिक मानचित्र देख लिए, अब सांस्कृतिक विशेषताओं को बताने वाले सांस्कृतिक मानचित्र यानी कल्चरल मैप्स को भी देख लेते हैं। सांस्कृतिक मानचित्र मानव निर्मित लक्षणों को दर्शाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के मानचित्र होते हैं जो जनसंख्या वितरण एवं वृद्धि, लिंग, आयु, सामाजिक तथा धार्मिक घटक, साक्षरता, शैक्षणिक स्तर की प्राप्ति, व्यावसायिक संरचना, बस्तियों की जो स्थिति है, सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, परिवहन व्यवस्था है, कुल मिलाकर हमारी संस्कृति को सपोर्ट करने वाले जो जो कारक हैं। अगर परिवहन से कुछ मदद मिल रही है तो परिवहन संरचनाओं के बारे में मानचित्र बताएगा। बस्तियों का पैटर्न भी एक तरीके की संस्कृति ही होती है। साक्षरता, शैक्षणिक स्तर, धार्मिक घटक की किस धर्म को मानने वाले लोग अधिक रहते हैं, इसे भी हम लोग मैप के माध्यम से बता सकते हैं। जैसे कि एक है पॉलिटिकल भी एक मैप जो होता है या पॉलिटिकल जो मानचित्र होते हैं वो भी संस्कृति को ही बताते हैं। जैसे कि ये मानचित्र किसी क्षेत्र के प्रशासनिक विभाजन, जैसे कि प्रशासनिक विभाजन क्या होता है कि एक जो बड़ा कोई भौगोलिक एरिया होता है वो देश में, राज्य में, जिले में, गांव में बटा होता है, तो इस तरीके से प्रशासनिक विभाजन भी मैप पर बताया जाता है। ये मानचित्र संबंधित प्रशासनिक इकाई के योजना एवं प्रबंधन में प्रशासकीय तंत्र की मदद करते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पर कलेक्टर, एसपी या फिर हम लोग देखें मुख्यमंत्री वगैरह की चेयर लगी होती है या रूम होता है, ऑफिस होता है, वहाँ पर अक्सर मैप जो है खासकर पॉलिटिकल मैप्स डेफिनेटली लगे ही होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दूसरा जैसे कि बताया गया है पॉपुलेशन मैप्स को बता रहा है, जनसंख्या मानचित्र को बता रहा है। जनसंख्या मानचित्र जनसंख्या के वितरण, घनत्व एवं वृद्धि, आयु एवं लिंग की संरचना, धार्मिक, भाषाई और सामाजिक वर्गों का वितरण, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना, इन सब के बारे में वर्णन प्रस्तुत करता है। कि अगर एक मैप कहीं पर बना हुआ है तो उस मैप में अगर मान लीजिए व्यावसायिक संरचना की बात हो रही है कि कितने लोग प्राथमिक क्रियाओं में लगे हैं, मतलब खेती बाड़ी या पशुपालन करते हैं, कितने लोग उद्योग क्षेत्र में या विनिर्माण क्षेत्र में लगे हुए हैं, कितने लोग सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं, इसे भी हम मानचित्र की मदद से बता सकते हैं। साथ ही साथ किस भाषा को बोलने वाले, किस धर्म को मानने वाले और किस लिंग संरचना मतलब कितनी आयु, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, ये सब जानकारियां हमें जनसंख्या मानचित्र से पता चल जाती हैं। तो पहला तो हम लोगों ने पॉलिटिकल जानकारी देख ली, जनसंख्या मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र जो सांस्कृतिक मानचित्र के अंतर्गत आता है, और दूसरा हम लोगों ने देख लिया जनसंख्या मानचित्र। तीसरा है आर्थिक मानचित्र। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें आर्थिक क्रियाओं का जिक्र होगा कि कहां पर उद्योग है, कहां पर कृषि है, कहीं पर खनिज कहां पर है, कुल मिलाकर अर्थ मतलब पैसे से संबंधित अगर बात हो रही है और उस चीज का वर्णन अगर मैप पर हो रहा है तो इसे हम आर्थिक मानचित्र यानी इकोनॉमिकल मैप्स कहेंगे। तो आर्थिक मानचित्र विभिन्न प्रकार की फसलों एवं विभिन्न खनिजों के उत्पादन तथा वितरण, उद्योगों एवं बाजारों की स्थिति, व्यापार के मार्गों तथा उत्पादों के प्रवाह को दर्शाता है। ठीक है, तो हम एक मानचित्र में कहां कहां पर बाजार, मुख्य बाजार जो है स्थित है, किसी भी जगह के हो सकते हैं, कहां पर मुख्य उद्योग अवस्थित हैं, साथ ही साथ खनिजों का वितरण किस प्रकार है। आपने देखा होगा कि जैसे भारत के मैप की बात हो तो लौह अयस्क की खानें अगर मान लीजिए बताई जा रही हैं तो इस तरीके से डॉट्स बनाकर और यहाँ पर बॉक्स बना देते हैं कि भाई ये जो डॉट्स हैं वो लौह अयस्क की खानों को बता रहे हैं। कहीं पर ट्राइंगल बना हुआ है तो वो तांबे की खानों की बात कर रहा है। कहीं पर इस तरीके से जो है ग्रिड अगर मान लीजिए बनी है तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि वहाँ पर बाजारों की स्थिति क्या है। किसी भी तरीके से आप दर्शा सकते हैं, लेकिन अर्थ को, पैसे को दर्शाते हैं। कोई भी गतिविधि हो जिससे पैसा मिल रहा है मतलब कि आर्थिक मानचित्र की बात हो रही है। ठीक है, यहां पर आप देख लीजिए कि नागपुर जो जिला है उसमें फसल प्रतिरूप की बात हो रही है। फसलों से भी तो पैसा मिलता है ना, तो कौन कौन सी फसलें होती हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग नागपुर जिले में उद्योगों की स्थिति देखें तो ये बताए रहे हैं कि रबड़ उद्योग कहाँ है, मान लीजिए ड्रग्स यानी जो दवाइयाँ हैं उनका उद्योग कहाँ है, केमिकल उद्योग कहाँ है, फर्टिलाइजर उद्योग कहाँ है। देखिए आप लोगों को एक ही मैप का बार बार जो है जिक्र देखने को मिल रहा है, जैसे कि नागपुर।
तो इसका मतलब ये नहीं है आप ही नागपुरी बना लेंगे। नागपुर इसलिए बताया जा रहा है ताकि एक ही उदाहरण के माध्यम से आप लोग ये समझ सकें कि एक ही मैप में विभिन्न जानकारियां कैसे बता दी जाती हैं। जैसे मैप एक ही है लेकिन इसमें फसलों की जानकारी है, मैप एक ही है लेकिन इसमें मिनरल्स की जानकारी है, मैप एक ही रहेगा उसमें परिवहन की जानकारी रहेगी, और साथ ही साथ जनसंख्या का अगर पैटर्न है तो मैप तो एक ही है, जनसंख्या के पैटर्न की जानकारी पता चल रही है। जैसे कि ये मैप है, जहां पर आप लोगों को डॉट्स जो है घनी ज्यादा दिख रही हैं तो आप बोलेंगे वहां पर डेंस जो है पॉपुलेशन है, और जहां पर डॉट्स जो है थोड़ी दूर है आप बोलेंगे वहां पर डेंस पॉपुलेशन नहीं है। जैसे कि इस क्षेत्र को देखने पर हमें लग रहा है कि यहाँ पर जनसंख्या थोड़ी कम रहती है अन्य जो क्षेत्र हैं उनकी तुलना में। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मज़ा आ रहा है ना वीडियो में? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं इस वीडियो का, वो है मानचित्रों का उपयोग यानी कि यूजेज ऑफ मैप्स। भाई मैप्स 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 हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने अनेक तरीके के मैप्स देख लिए, लेकिन यूज क्या है? बिना यूज की चीज तो नहीं पढ़ रहे। उपयोग क्या है आखिरकार मैप्स का, मानचित्र का, हम लोग अब ये समझने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। आज के समय में चीजें आप लोग को इंटरनेट की मदद से पता चल जाती हैं, लेकिन शुरुआत में सोचिए जब इंटरनेट नहीं था, एक ही बुक हुआ करती थी, एक ही चार्ट में हम लोग को सारे मिनरल्स पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं मानचित्रों का उपयोग, यूज ऑफ मैप्स। तो भूगोलवेत्ता अधिकतर मानचित्र का उपयोग करते हैं। नियोजक मतलब होता है जो योजना बनाते हैं। तो भूगोलवेत्ता, नियोजक तथा अन्य संसाधन अध्ययनवेत्ता मानचित्रों का उपयोग करते हैं डेफिनेटली, और ऐसा करने में वे दूरी, दिशा एवं क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के मापन करते हैं। तो हमें कुल मिलाकर एक मैप को पढ़ने से, हम एक मैप पढ़ते हैं ना, तो उस मैप को पढ़ने से हमें दूरी का भी पता चल जाता है, हमें क्षेत्रफल का भी पता चल जाता है कि उस क्षेत्र में दूरी कितनी है, उस मतलब एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र के बीच की दूरी कितनी है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो क्षेत्रफल कितना है, ये भी हमें जो है किसी क्षेत्र की मदद से या किसी मैप की मदद से पता चल जाता है। तो दूरी का पता चल जाता है, दिशा का पता चल जाता है, क्षेत्र का पता चल जाता है हमें मानचित्रों की मदद से। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस यानी दूरी का मापन। तो पहले उपयोग के अंतर्गत हम लोग मैप की मदद से दूरियों का मापन यानी मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस जो है वो ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कोई एक स्थान A है और दूसरा स्थान B है। A और B के बीच की दूरी जो है वो स्थानों के बीच की अगर हम लोग दूरी देखें तो वो लगभग 1000 किलोमीटर है। कितनी है? 1000 किलोमीटर है एक्चुअल में जब हम धरातल पर चलते हैं। तो इस 1000 किलोमीटर की दूरी को अब अगर हम मैप पर दर्शाना चाहें तो हम क्या करेंगे कि मैप में दो स्थानों के बीच की दूरी हम लोग 1 सेंटीमीटर रखेंगे। मान लीजिए कि हम लोगों ने कितनी रखी है? 1 सेंटीमीटर रखी है, और बाद में हम मैप की मदद से ये दर्शा देंगे कि भाई हमारे मैप में 1 सेंटीमीटर जो है वो 1000 किलोमीटर को बताता है। तो आप मुझे बताइए कि अगर किसी को 3000 किलोमीटर, किसी स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान को 3000 किलोमीटर दूर बताना है तो कितने सेंटीमीटर की दूरी रखनी पड़ेगी? 3 सेंटीमीटर की रखनी पड़ेगी, तभी जो डिस्टेंस बताएंगे वो 3000 किलोमीटर बता सकते हैं, है ना। तो ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। तो अब अगर मान लीजिए किसी मैप में दो स्थानों के बीच की दूरी जो है वो मार्क की हुई है और 1 सेंटीमीटर मान लीजिए वो 1000 किलोमीटर को बता रहा है, तो क्या आप नाप के, स्केल की मदद से नाप के एक्चुअल दूरी नहीं नाप सकते? बिल्कुल नाप सकते हैं। हो सकता है एक्चुअल में आप लोगों को दूरी नहीं पता, लेकिन आप स्केल रखेंगे, स्केल में आप नापेंगे, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर आया तो आप पता कर पाएंगे कि एक स्थान से दूसरा स्थान 5000 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर दूर है। तो मानचित्रों में दिखाए गए रैखिक लक्षणों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि सीधी रेखाएं एवं अव्यवस्थित या टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं। सीधी रेखा वाले मानचित्रों जैसे सड़क, रेल की पटरियां एवं नहरों का मापन आसान होता है। एक विभाजक या चांदी की सहायता से या मानचित्र की सतह पर एक मापनी रखकर इसे माप सकते हैं। तो भाई जो सीधी चीजें होती हैं, जैसे कि पटरियां सीधी होती हैं, सड़कें सीधी होती हैं, तो पटरियां, सड़कें, नहरें, इनका मापन आसानी से मानचित्र की मदद से हो जाता है। बस स्केल हमें रखना है, स्केल की दूरी हम लोगों को देखनी है। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और लास्ट में हमेशा हर मैप में लिखा होता है कि 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को बताता है, और उस स्केल को किलोमीटर में कन्वर्ट करके हम एक्चुअल में दूरी जो है वो पता कर सकते हैं। तो ये तो सीधी दूरी है। मान लीजिए कि सीधी दूरी है, मतलब एकदम
जैसी पटरियां सीधी होती हैं, सड़कें सीधी होती हैं, तो सीधी दूरियों का मापन तो आप स्केल की मदद से कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है तो फिर कैसे करेंगे। किंतु दूरियों को मापने की आवश्यकता प्रायः अव्यवस्थित रास्तों जैसे तटीय किनारों, नदियों या धाराओं को मापने में होती है। तो मान लीजिए तटीय किनारे हैं कि कोई स्थान है, मान लीजिए यही स्थान है, ये स्थान है, आसपास मान लीजिए समुद्र है या नदी के बीच में कोई टापू है, इसकी दूरी हम लोगों को निकालनी है कि भाई ये जो पॉइंट ए है ये पॉइंट बी से कितनी दूर है। अगर मान लीजिए पॉइंट ए है, पॉइंट बी से कितनी दूर है, तो हम स्केल की मदद से तो नहीं निकाल सकते। क्यों? अगर हमें ये वाली दूरी निकालनी है, दूसरी बड़ी दूरी निकालनी है, तो हम स्केल की मदद से तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि देख लीजिए रास्ता कितना है, बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा है। तो एक उपकरण आता है, उस उपकरण के एक हिस्से पर जो है एक चगा या पहिया जो है वो लगा होता है। उस पहिए को अगर हम इस रास्ते पर चलाएं, उस पहिए से दूरी जो है वो रिकॉर्ड होते रहती है, उसमें सेंटीमीटर या मिलीमीटर चलते रहते हैं, और उस पहिए को अगर हम इस रास्ते पर चलाएं तो उसमें दूरी रिकॉर्ड होते रहेगी, और जैसे ही हम पॉइंट बी पर पहुंचते हैं हम लोगों को एक्चुअल में पता चल जाएगा कि डिस्टेंस कितना था। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक धागा जो है वो ले सकते हैं, इस धागे को यहां पर मार्क करेंगे और उस धागे को इस तरीके से बिछा देंगे, चारों तरफ जो है हम बिछा देंगे। जब ये धागा एक ए हिस्से से बी हिस्से तक पहुंच जाएगा, फिर हम इस धागे को फैला देंगे। मान लीजिए हमने धागे को फैला दिया यहां से लेकर यहां तक। अब एक स्केल रखेंगे और स्केल में नाप लेंगे कि ये कितने सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से अव्यवस्थित दूरियों का मापन भी हो जाता है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार की आकृतियों की दूरियों को मापने के लिए धागे का एक छोर प्रारंभिक बिंदु पर रखकर धागे को टेढ़े मार्ग पर रखा जाता है, और आखिरी छोर पर पहुंच जाने के बाद धागे को फैलाकर उसकी सही दूरी माप ली जाती है। तो ये बहुत बेसिक तरीका है जो मानचित्र में हम लोग उपयोग करते हैं। एक साधारण यंत्र जिसको हम बोलते हैं वक्र रेखा मापी, ठीक है। इसी तरीके से एक उपकरण होता है जिसे हम बोलते हैं वक्र रेखा मापी। इसके द्वारा भी यह दूरी मापी जा सकती है क्योंकि उसमें पहिया लगा होता है। दूरी को मापने के लिए वक्र रेखा मापी के पहिए को रास्ते के साथ साथ घुमाया जाता है। तो उसको हम जो है पहिए को हम लोग यहाँ पर चलाएंगे, छोटा सा पहिया रहेगा, उसमें दूरी रिकॉर्ड होती रहती है सेंटीमीटर में, अगेन उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम अव्यवस्थित जो दूरियां हैं ना उनका भी मापन कर सकते हैं। तो मानचित्र के उपयोग में पहला तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई दूरियों का मापन कर सकते हैं ना। दूसरा हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग देखें दिशा को बोलते हैं डायरेक्शन भी हम लोग मैप की मदद से निकाल सकते हैं। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि डायरेक्शन मुख्य कितनी होती हैं, 4 डायरेक्शन होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। इस तरीके से 4 डायरेक्शन होती हैं। इन चारों के बीच में भी एक एक दूरी होती है ना, एक सब डायरेक्शन हम लोग बोल सकते हैं इन दोनों के बीच की जो दिशा बताती है। जैसे कि अगर हम लोग उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा देखेंगे तो ये जो दिशा है वो उत्तर पूर्व दिशा कहलाएगी, ये जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व दिशा कहलाएगी, ये जो दिशा है ये दक्षिण पश्चिम कहलाएगी, और ये जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम कहलाएगी। तो यहाँ पर 4 की हम लोगों ने 8 दिशाएं देख ली। 4 की 8 ही नहीं, और भी दिशाएं हो सकती हैं। अगर हम इन दोनों के बीच की दिशा देख लें, इन दोनों पॉइंट के बीच की दिशा देख लें, इन दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट, और इस तरीके से हम अन्य भी दिशाएं निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है। तो मुख्य दिशाएं तो यहाँ पर बताई जा रही हैं। देख लीजिए कितनी दिशाएं, ये टोटल 4 दिशाएं बताई गई हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया है। ये है उत्तर पूर्व, है ना, ये है दक्षिण पूर्व, ये है दक्षिण पश्चिम, और ये है उत्तर पश्चिम। इस तरीके से हम लोगों ने डायरेक्शन निकाल दी। फिर इन दोनों के बीच की जो दिशा है वो ये वाली दिशा उत्तर उत्तर पूर्व को बताएगी। इन दोनों के बीच की जो दिशा है वो पूर्व उत्तर पूर्व को दिखाएगी। अगर हम इन दोनों के बीच की दिशा देखें तो ये पूर्व दक्षिण पूर्व को दिखाएगी। तो कुल मिलाकर हम दिशाओं का वर्गीकरण भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा अधिकतर मैप जो है वो उत्तरी दिशा को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, क्योंकि एक दिशा जब पता चल जाती है, मान लीजिए हमको मैप पता, ये मैप था, इसमें एक ही दिशा बताई, मान लीजिए उत्तर, ये उत्तरी दिशा है, तो हम लोग खुद ही गैस कर सकते हैं कि दक्षिण कौन सा है, पूर्व कौन सा है और पश्चिम कौन सा है। एक दिशा की मदद से चारों दिशाएं, और चारों क्या, जितनी हम चाहें उतनी दिशाएं निकाल सकते हैं, जितनी अगर हम इस मैप में चाह रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। एक बार पढ़ लेते हैं। तो दिशा मानचित्र पर एक काल्पनिक सीधी रेखा है जो एक समान आधार से दिशा की कोणीय स्थिति को प्रदर्शित करती है। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाली रेखा बिंदु को शून्य दिशा या आधार दिशा कहते हैं। तो उत्तर दिशा को
पॉइंट करने वाली अगर मान लीजिए कोई मैप है तो उत्तर दिशा को हम लोग हमेशा याद रखिएगा शून्य दिशा या आधार दिशा कहते हैं। क्या बोलते हैं? आधार दिशा। आधार क्यों? क्योंकि इस दिशा की मदद से अन्य दिशाएं बहुत आसानी से पता लग सकती हैं। तो उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाली रेखा बिंदु को शून्य दिशा या आधार दिशा रेखा कहते हैं। एक मानचित्र सदैव उत्तरी दिशा को दर्शाता है, अन्य सभी दिशाओं का निर्धारण इसके संबंध में किया जाता है। तो एक दिशा निकलने से अन्य दिशाएं भी निकाली जा सकती हैं। सामान्यतः 4 दिशाएं मानी जाती हैं, जैसे कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इन्हें प्रधान दिग्बिंदु या कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। याद रखिएगा ये जो 4 मुख्य बिंदु हैं या 4 मुख्य जो दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इन 4 मुख्य दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं या फिर कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। प्रधान दिग्बिंदु या फिर कार्डिनल पॉइंट्स इन्हें कहा जाता है। और प्रधान दिग्बिंदुओं के बीच कई अन्य मध्यवर्ती दिशाएं होती हैं, जैसे कि ये कार्डिनल पॉइंट है, ये कार्डिनल पॉइंट है, ये कार्डिनल पॉइंट है और ये कार्डिनल पॉइंट है। इनके बीच भी अन्य दिशाएं हैं जिन्हें हम लोग मध्यवर्ती दिशाएं कहेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, लेकिन मैप से दिशाओं का अंदाजा भी लग जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्र का मापन, मेजरमेंट ऑफ एरिया। एरिया यानी क्षेत्र का मापन भी हम लोग जो है वो मैप की मदद से कर सकते हैं। तो भाई दूरियां तो मैंने बता दिया, स्केल रखकर या धागा रखकर आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। क्षेत्र का मापन भी हो जाता है, जैसे कि प्रशासनिक एवं भौगोलिक इकाइयों जैसी आकृतियों का मापन मानचित्र की एक सतह पर किया जाता है। मानचित्र उपयोगकर्ता द्वारा क्षेत्रों को विभिन्न तरीके से मापा जाता है। वर्गों की एक नियमित शैली के द्वारा किसी क्षेत्र की माप की जा सकती है, हालांकि यह विधि अधिक परिशुद्ध नहीं होती है। इस विधि द्वारा क्षेत्र को मापने के लिए एक प्रदीप्त ट्रेसिंग टेबल के ऊपर मानचित्र के नीचे ग्राफ पेपर रखकर मानचित्र को वर्गों से ढक लें अथवा स्क्वायर शीट उस पर ट्रेस कर लें। भैया बहुत ही आसान है। क्षेत्र का मापन तो मैंने बता दिया, दूरी का मापन तो हो जाता है, क्षेत्र का मापन भी हो जाता है। क्षेत्र के मापन के लिए आप लोग क्या करेंगे कि एक टेबल लेंगे, ट्रांसपेरेंट टेबल रहेगा, कांच का एकदम टेबल रहेगा। उस कांच के टेबल के जस्ट नीचे, कांच के टेबल के नीचे आप जस्ट जो है वो बल्ब या लाइट जो है वो लगा देंगे। तो लाइट ऑब्वियस सी बात है, अगर उस लाइट यानी टेबल के ऊपर अगर मैप पड़ा हुआ तो आप मुझे बताइए क्या उस पर मानचित्र पर क्या मानचित्र पर लाइट नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। फिर से बता देता हूं, एक टेबल है, मान लीजिए ट्रांसपेरेंट, कांच लगा हुआ है, कांच के नीचे एक बल्ब लगा हुआ है और आपने टेबल पर मान लीजिए मैप रख दिया, तो मैप पर लाइट पड़ेगा कि नहीं? डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि कांच है। अब आप क्या करेंगे, उस मैप के ऊपर ग्राफ रख देंगे। क्या रख देंगे? ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा, एक बड़ा सा A4 साइज का पेपर होता है मान लीजिए, तो उसमें इस तरीके से ग्राफ बने होते हैं, उसमें और अन्य छोटी छोटी लाइंस होती हैं, स्क्वायर शेप, इस तरीके से ग्राफ जो पेपर होता है, पता है ना आप लोगों को? वो ग्राफ पेपर आप उस मैप के ऊपर रख देंगे तो आपको ग्राफ पेपर के ऊपर भी लाइट पड़ने लगेगा, है ना। तब आप पेंसिल से मार्क करेंगे कि कितने ग्राफ जो हैं वो पूरे आ रहे हैं। मान लीजिए ये जो मैप है इसके नीचे बल्ब लगा है और आप इस पर ग्राफ पेपर रख रहे हैं, मान लीजिए ये आपने ग्राफ पेपर रख दिया है, ये ग्राफ पेपर मान लीजिए आपने रख दिया है इस पर, ये ऐसे आप मान लीजिए ग्राफ पेपर रख देते हैं। तो इस ग्राफ में इस तरीके से ग्राफ बने होते हैं स्क्वायर शेप में, आप लोग को पता ही है। उस स्क्वायर शेप में ग्राफ अगर बने होंगे, ये मान लीजिए इतना ही मैप था, ठीक है, आपने ऐसे करके ग्राफ जो है वो पूरे बना दिए। तो अब आपको क्या करना है कि जो जो ग्राफ जो है पूरे बन गए हैं, जैसे कि ये ग्राफ पूरा बन रहा है, ये पूरा बन रहा है, ये पूरा बन रहा है, लेकिन आप मुझे बताइए ये वाला जो ग्राफ है वो पूरा बन रहा है? नहीं, इसमें तो आधा ही चीज़ आ रही है, आधा ही क्षेत्र आ रहा है। क्या इस ग्राफ में आ रहा है? नहीं, इसमें भी आधा आ रहा है, ये तो खाली है। तो ये जो बीच वाले ग्राफ हैं इनमें तो पूरा क्षेत्रफल आ रहा है, पूरा। तो इस तरीके से ग्राफ पेपर रखकर आप एक सूत्र लगाएंगे, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। उस फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए, संपूर्ण वर्गों का योग। तो आप वर्ग देख लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से आपने पूरे वर्ग गिन लिए, संपूर्ण वर्ग। लेकिन याद रखिएगा संपूर्ण वर्गों का योग मान लीजिए 12 वर्ग थे, ठीक है, प्लस आंशिक वर्गों का योग। आंशिक वर्ग मतलब जहां पर पूरी तरीके से ग्राफ नहीं आया, मतलब ये दो जो है ये आंशिक वर्ग है, ये तीसरा आंशिक वर्ग है, ये चौथा आंशिक वर्ग है, ये चौथे आंशिक वर्गों का योग, ठीक है। आंशिक वर्गों का योग मान लीजिए हमने आंशिक वर्ग जो थे 4 थे, ठीक है, इन और टोटल इसमें क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे ये, और मानचित्र का पैमाना, कि आपने पैमाना क्या लिया है, उस मानचित्र पैमाने को इससे इंटू कर देंगे और एक्चुअल में जो आंसर आएगा उससे हम क्षेत्रफल एरिया भी निकाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है।
स्थिर ध्रुवीय प्लेनीमीटर से भी क्षेत्रफल की गणना की जाती है। ये एक यंत्र है, इसकी मदद से भी क्षेत्रफल की गणना हो जाती है। ये क्या करता है कि इसके दो हिस्से होते हैं, मान लीजिए ये दो है, एक हिस्से को हम स्थिर रखें और दूसरा हिस्सा पूरे मैप पर चलाया जाता है। पूरे मैप पर हिस्सा चलाते हैं, ये ऐसा नहीं है हर डायरेक्शन में ये दूसरी भुजा जो है वो मुड़ जाती है, पूरे क्षेत्र में ये दूसरी भुजा जो है वो जाती है, रीडिंग नोट करती है और इस प्रकार से क्षेत्रफल का अंदाजा हम कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। फिर से बता देता हूं, ध्रुवीय प्लेनीमीटर। इसके पहले हम लोगों ने वक्र रेखा जो है मापी देखा था। वक्र रेखा मापी में क्या था कि हम लोग एक पहिया लगा हुआ था, पहिए को चारों तरफ घुमा रहे थे, लेकिन ये क्या है, ये है ध्रुवीय प्लेनीमीटर। इसमें एक हिस्से को स्टैटिक रखकर, स्थिर रखकर दूसरे हिस्से को पूरे मैप पर घुमाया जाता है, कहीं भी ये मुड़ जाती है एक भुजा, ठीक है, और इससे भी क्षेत्रफल की गणना की जा सकती है, जिसे हम लोग ध्रुवीय प्लेनीमीटर कहते हैं। ये सूत्र याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड क्लियर हो गई होगी। देख लेते हैं, ध्रुवीय प्लेनीमीटर के द्वारा क्षेत्रफल का मापन। ध्रुवीय प्लेनीमीटर से भी क्षेत्रफल की गणना की जा सकती है। इस उपकरण में एक छड़ी की गति को मापा जाता है, जिसके एक सिरे को त्रिज्य चाप पर स्थिर करके उसके रेखा पथ को सीमित कर दिया जाता है। मतलब दो भुजाएं हैं, तो एक भुजा को तो हमने स्थिर कर दिया कि ये नहीं हिलेगी। जिस क्षेत्र का क्षेत्रफल मापना है उसकी परिधि को एक निर्देशांक बिंदु की मदद से दक्षिणावर्त दिशा में ट्रेस कर लेते हैं, इसको घुमा देते हैं और इस प्रक्रिया की शुरुआत एक सुविधाजनक बिंदु से करते हैं, जिस पर हम ट्रेस करने वाली भुजा लौटकर वापस आती है। मान लीजिए हमको इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक भुजा को स्थिर कर देंगे और उसको पूरी दिशा में या पूरे मैप पर इस तरीके से घुमाएंगे जब तक वो पुराने सबसे पहले जो पॉइंट था वहां पर नहीं आ जाता। तो इससे हमें क्षेत्रफल पता चल जाता है। लेकिन याद रखिएगा, एकदम परिशुद्ध विधि नहीं है, लेकिन मोटा माटी आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई मान लीजिए कि हम लोगों ने इसके पहले हम लोगों ने देखा कि हम जो है क्षेत्रफल का अंदाजा लगा रहे हैं वर्गों की मदद से, लेकिन वर्ग जो है कितने पूरे भरे हुए हैं हमें तो ना पता है। कहीं पर आंशिक वर्ग है और कहीं पर एकदम जरा सही बस क्षेत्रफल आया है, तो अब इन दोनों को आंशिक वर्ग में काउंट कर रहे हो, जबकि इसका क्षेत्रफल कम है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। तो इस तरीके से मैं वर्ग की बात कर रहा हूं, ठीक है। वर्ग तो वैसे समान होते हैं, बस इसके अंदर जो चीजें, जो ज्योग्राफिकल एरिया है, जो भूगोल है, वो तो बड़ी सीमित मात्रा में होता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये पूरी तरीके से परिशुद्ध विधि नहीं है, इसमें भी गलती होने की संभावनाएं तो होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक अंदाजा हमें लग जाता है। क्षेत्र की परिधि मापने के पूर्व एवं पश्चात डायल की रीडिंग उपकरणीय इकाई में मान देगी। ये वाली है ना, ये ध्रुवीय प्लेनीमीटर की बात हो रही है। इसमें क्या होगा, डायल में रीडिंग जो है वो चलती रहेगी, तो पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग में रीडिंग कितनी थी, अंत में रीडिंग कितनी थी। क्षेत्रफल को वर्ग इंच या सेंटीमीटर में परिवर्तित करने के लिए इन रीडिंग को उस उपकरण विशेष के स्थिरांक से गुणा कर दिया जाता है। तो कन्वर्ट तो आप लोगों को पता ही है, सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे करते हैं। इस तरीके से हम लोग क्षेत्रफल का अंदाजा जो है वो एक्चुअल में लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मानचित्र के उपयोग क्या होते हैं ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मज़ा आया है ना वीडियो में, तुरंत कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है जैसे ही आप वीडियो को देखते हैं कि वीडियो में आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं, पहला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी मैग्नेट ब्रेन्स चैनल द्वारा चलाई जा रही हैं। www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सारे कोर्सेज अपडेटेड फॉर्म में सिंक्रोनाइज वे में आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को महसूस नहीं होगी। डे टू डे अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। जिन सोशल मीडिया चैनल्स पर हम उपलब्ध हैं वो हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप चैनल। आपको करना क्या है, इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना है। आज की इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। डाउट की स्थिति में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ लेना है। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।